नाजरीन आदाब। रंगरस की ऑनलाइन सीरीज रंग सफर में आज दिल्ली से जनाब दानिश इकबाल हमारे साथ जुड़ेंगे। दानिश इकबाल साहब, आदाब अर्ज है। जी आदाब है, आदाब है। जी, रंगरस के इस ऑनलाइन सीरीज में यानी रंग सफर में आपका खैर मकदम करता हूं मैं। जी मेहरबानी, नवाजे और जी बता दी। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि रंगरस उर्दू में शाया होने वाला वाहिद थिएटर मैगजीन है। रंगरस उर्दू थिएटर की रिवायत को मजबूत बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। इसकी ऑनलाइन सीरीज रंग सफर भी इसी कोशिश की एक अहम कड़ी है। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस रंग सफर में हम थिएटर की दुनिया की मारूफ शख्सियात और अहम शख्सियात को आपके सामने, आपके रूबरू लेकर आ रहे हैं और उनके साथ बातचीत का सिलसिला जारी है हमारा। आज दानिश इकबाल साहब, जो कि जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की हैसियत से हैं, पहले मैं नाजरीन आपको उनका एक मुख्तसर सा तारुफ पेश करना चाहूंगा। जावेद दानिश, मैं बार बार जावेद दानिश बोल जा रहा हूँ, असल में दानिश जो नाम है ये बहुत ज्यादा है, माफ कीजिएगा। इकबाल जी दानिश। जी इकबाल दानिश विज्ञान प्रसार कमेटी के अलावा कई यूनिवर्सिटी की रिसर्च कमेटी के मेंबर भी हैं। इनके तहकीकी मकाले नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल में शाया होते रहते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की और वहीं से इन्हें ड्रामे से दिलचस्पी पैदा हुई। ये लगातार स्टेज ड्रामा, रेडियो ड्रामा, टेलीविजन और पॉडकास्ट के लिए काम कर रहे हैं। इन्होंने 25 से ज्यादा ड्रामे लिखे हैं। स्टेज ड्रामा के अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए भी बहुत सारे स्क्रिप्ट लिखे हैं। दास्तान गोई के फॉर्म पर भी काम किया है। इनके मारूफ ड्रामे दास्तान राम, एंटी नेशनल गालिब, सर इकबाल, मुगल बच्चा, एक कुत्ते की कहानी, दिल्ली जो एक शहर था, वगैरह है। इनका एक ड्रामा द वुल्फ एंड द नॉर्थ विंड, जो फ्रिंज थिएटर फेस्टिवल एडिनबर्ग में स्टेज हुआ था और बहुत ही कामयाब हुआ। पोस्ट कार्ड सीरीज के लिए दास्तान बॉलीवुड, दास्तान राम और बागो बहार लिखा है इन्होंने। कई अवार्ड से ये नवाजे जा चुके हैं, जिनमें जामिया एक्सलेंस अवार्ड, नट सम्राट अवार्ड, मोहन राकेश सम्मान और गालिब इंस्टीट्यूट का एक बहुत ही बड़ा अवार्ड, जिसे हम कहते हैं उर्दू थिएटर का सबसे बड़ा अवार्ड, इसी को माना जाता है हम सब गालिब अवार्ड, ये अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं। तो दानिश इकबाल साहब, जी। मैं अपने हर मेहमान से एक बुनियादी सवाल करता हूं और पूछता हूं, बल्कि यूं कहें कि अपने मेहमान की ज़बानी मैं उनकी कहानी सुनना चाहता हूं। और वो बुनियादी सवाल बस यही है कि आपके रंग सफर की इब्तिदा कैसे हुई, यानी आप थिएटर की दुनिया में कैसे, किस तरह से आए? असल में हाल के दिनों में हम लोग सब एक ऐसे माहौल में रहे हैं कि 5-6 महीने की जो पहले की बातें हैं, तो वो लगता है पिछली सदी की बातें। जी जी। तो आपने ये जो सवाल किया है, सवाल बहुत अच्छा है और इतने पीछे जाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अब आप भेज रहे हैं तो हम चले जाते हैं। जी, देखिए, हम स्कूल से सीधे यूनिवर्सिटी पहुंचे। आमतौर से लोग कॉलेज जाते हैं, तो 10th करने के बाद 11th से हम एक यूनिवर्सिटी में थे, यानी कि एमयू में प्री यूनिवर्सिटी में थे और वहाँ पे बहुत सारी चीजों का एक साथ एक्सपोजर हुआ। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से वहाँ पे ड्रामे आते थे और उन्हें देखने का मौका मिला। जो एमयू का ड्रामा क्लब है, उसमें भी काफी एनर्जी हुआ करती थी, काफी ड्रामे होते थे और उन्हें देखने का मौका मिला। और वहाँ पे फिर स्टूडेंट्स का एक मसला ये रहता था कि वो चाहते थे वो कोई ड्रामा करें और उनको कोई अच्छी सी स्क्रिप्ट मिल जाए। वो लाइब्रेरी जाते थे, स्क्रिप्ट ढूंढते थे और उनको करने के लायक अपनी जरूरत के हिसाब से एक स्क्रिप्ट चाहिए होती थी अपने जमाने की। तो उनको आगा हाशिर कश्मीरी के ड्रामे तो मिल जाते थे, शेक्सपियर के और बर्नार्ड शॉ के ड्रामे मिल जाते थे, लेकिन कोई ऐसा ड्रामा नहीं मिलता था जो वो पेश कर सके। तो फिर हम लोग क्या करते थे
कि कुछ चीजें इम्प्रोवाइज करते थे किसी तरह से, और बस इसी तरह से हमने शुरुआत की, जिसे कहना चाहिए टूटी टांग की शुरुआत आप कह सकते हैं, कि इधर उधर से चीजें जोड़ के एडेप्टेशन से काम शुरू किया। और अब क्या होता है कि जब आप 17 साल के होते हैं, 18 साल के होते हैं, और कई बार आप अच्छी चीज भी लिख देते हैं तो भी किसी को यकीन नहीं आता कि वो अच्छी चीज है, तो आपको ब्लफ करना पड़ता है। आजकल आप देखिए इस पे बहुत सी शायरी फेसबुक पे और उस पे व्हाट्सएप पे आपके पास आती है, जो अल्लामा इकबाल के नाम से होती है, जो गालिब के नाम से होती है। तो हम लोग यही करते थे कि कहते थे कि ये जो है ये ड्रामा उनका है, इम्तियाज अली ताज साहब ने लिखा था और ये बहुत मिलता नहीं है, ये अभी पाया गया है। ये तो अलीगढ़ की शरारत है जिसको कहते हैं, अलीगढ़ शरारत। तो हाँ, मतलब इस तरह का जो अभी इस पे हो रहा है, व्हाट्सएप पे हो रहा है, तो वहां पे यही सब करना पड़ता था ताकि आपकी स्क्रिप्ट में किसी को कॉन्फिडेंस आ जाए। तो बहुत बड़े ड्रामों की वहां पे गुंजाइश नहीं थी। और एक और उस जमाने में मसला था कि संजीदा ड्रामे नहीं हो सकते थे, बिकॉज 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल के बच्चे हैं, वो फलसफियाना जो मज़ामीन हैं वो कैसे हैंडल करेंगे। तो अगर हम सुकरात को एज ए कैरेक्टर स्टेज पे लाएं तो कैसे वो एक्सेप्ट करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है, वहां पे हम लोगों के ज्वाइन करने से पहले सुकरात पेश किया गया था, जो फजलुर रहमान साहब ने लिखा था, जो प्लेटो के ओरिजिनल मतलब उससे जो एलिगरी ऑफ द केव है उसका सीधा एडेप्टेशन था, और लोगों ने बहुत पसंद किया था। लेकिन यह है कि धीरे धीरे वक्त बिगड़ता जाता है और जवाल आमादा मुआशरे में हम लोग रह रहे हैं। तो हर साल जो हमारा जो कल्चरल लैंडस्केप है उसमें एक तरह का जवाल देखने को मिलता है, और हम लोग कोशिश तो करते रहते हैं कि कुछ चीजें जो हैं हायर स्टैंडर्ड्स की करें। तो बहरहाल वहां पे बहुत हल्की फुल्की कॉमेडीज होती थी, तो उसमें करना ये होता था कि जो भी जोक्स वोक्स होते हैं, कुछ लोग जोक्स क्रिएट करते रहते हैं, तो 4-5 जोक्स को जोड़ के एक छोटा सा स्किट बना देते थे। और फिर ये हुआ कि मालूम नहीं हुआ कि कब एडिक्शन हो गया इन चीजों का। क्योंकि देखिए जब आप कुछ पेश करते हैं और उसके बाद अचानक ऑडिटोरियम में तालियां बजती हैं, तो अचानक आपको ऐसा लगता है अरे वाह, एक डिस्कवरी होती है एक तरह की। और एक 2 एंजाइम सेक्रेट होते हैं आपकी बॉडी में। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं उस जमाने में बायोलॉजी का स्टूडेंट था, तो एंजाइम्स पढ़ते रहते थे और केमिस्ट्री भी पढ़ते रहते थे। तो डोपामीन एक एंजाइम है और सेरोटोनिन एक एंजाइम है, ये फील गुड मतलब एंजाइम्स है। और कुछ लोग कोकीन खाते हैं और ड्रग्स लेते हैं, और उसके बाद यही एंजाइम जो है थोड़ी देर के लिए मिल जाते हैं तो हमेशा के लिए एडिक्ट हो जाते हैं। तो थिएटर में भी यही एंजाइम आपको मिल जाता है एट टाइम। तो अब ये जो आपने कहा कि वो शुरुआत कैसी हुई थी, तो ये बताना बहुत मुश्किल है। शुरुआत तो अभी भी ठीक से नहीं हो पाई है, सच्ची बात अगर मतलब ईमानदारी से बात कही जाए तो हम एक अच्छी शुरुआत के अभी भी इंतजार में है। तो कोई प्रोसेस में रहता है और जी हमेशा एक उसकी तलाश तो में मतलब ये बस आप यूं कहिए कि एडिक्शन हो गया, एक प्रोसेस से एडिक्शन हो गया। और हमारे एक सीनियर थे, उनका नाम था खालिद साहब। तो वो पूरे टाइम कहते रहते थे कि जो स्टेज है, स्टेज के पीछे की दुनिया बड़ी खूबसूरत होती है, पीछे की दुनिया बड़ी खूबसूरत होती है। तो हमें तो सामने की दुनिया बड़ी अच्छी लगती थी, जब तालियां वालियां बजती थी, लोग अप्रिशिएट करते थे। तो लेकिन उनकी बातों से ऐसा लगता था कि जो बैक स्टेज है उसकी एक दुनिया है, वहाँ बैक स्टेज कोई बहुत ज्यादा था नहीं एक्चुअली। और इक्विपमेंट काम नहीं करते थे, टेक्निकल चीजें काम नहीं करती थी, लाइट्स वाइट्स नहीं थी, पर्दे नहीं मूव करते थे। मतलब जैसे सारे ऑडिटोरियम होते हैं वही था कि देखने को तो वो कैनेडी हॉल कहलाता था और बहुत हाईटेक समझा जाता था, लेकिन एक्चुअली उसमें बिजली का बल्ब भी काम नहीं करता था कई बार। तो जो भी काम करता था वो एक्टर करता था और राइटर करता था, और एक इम्प्रोवाइजेशन हम लोग करते थे।
तो बस एडिक्शन हो गया। शुरुआत का इंतजार है। अब देखिए आपके साथ कोई ड्रामा करेंगे जी तो जी शुरुआत हो जाएगी। जी जी। अच्छा, एक आर्टिस्ट के तौर पर आप किन लोगों से बहुत ज्यादा मुतासिर हुए? आ, देखिए असल में क्या है, हम जिस जमाने में स्टूडेंट थे तो उस जमाने में हमारे हीरो सार्थ थे, जॉन पॉल जॉब सार्थ। था। जी जी जी। तो उस जमाने में हॉलीवुड के किस्से सुनते थे कि हॉलीवुड में एक विंच हंट शुरू हुआ था और कम्युनिस्टों को ढूंढा जा रहा था। तो वो सारे लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं दुनिया में या जो कर रहे थे, वो हमारे हीरोज थे। और ये जो एग्जिस्टेंशियल लिटरेचर था, उसके लोग हमारे हीरोज थे। और देखा जाए तो यूनिवर्सिटी में हीरोज बिल्कुल अलग तरह के लोग होते हैं। वो साइंटिस्ट होते हैं, वो नोबेल लॉरिएट्स होते हैं। और एक और सवाल ये है कि हमारे जो कल्चर है, हिंदुस्तान में जो हमारा कल्चर है, उसमें हीरोज किस तरह के होते हैं और कैसे होने चाहिए। तो उसको अगर आप मिला दें तो हमारे कल्चर में बहुत जमाने से शायर लोग हीरो हैं। अफसाना निगार हीरो नहीं हो पाए उतने ज्यादा, नावल निगार नहीं हो पाए, और ड्रामा निगार तो कभी हीरो नहीं हो पाए। नहीं हो पाया, वो तो तीसरे दर्जे का तो मुसाफिर रहा। अब अगर आप ये एग्जिस्टेंशियलिज्म और फिलोसफिकल मतलब जो डिसिप्लिन थी और साइंस देखा जाए तो देखिए, कभी जी चाहता था कि हमें पढ़ लिख के हमको तो आइंस्टाइन बनना है। कभी लगता था कि हमको तो मतलब वो फेगोरा बनना है। तो मतलब कभी लगता था कि अल्बर्ट कामू हो जाना चाहिए हमको। लेकिन ये तो इंडिविजुअल ख्यालात हैं कि आप जिस तरह की चीजों से एक्सपोज हैं। उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि मौलाना रूमी और इकबाल, तो ऐसा लगा कि हमें ये होना चाहिए। उसके बाद फिर मुलाकात हुई उनसे, मंटो से मुलाकात हो गई, मजाज से मुलाकात हो गई, साहिर लुधियानवी से हो गई, और फिर धीरे धीरे जो है फैज अहमद फैज से मुलाकात हुई। ये किताबों और नज्मों के हवाले से ये लोग हीरो हो गए और आज तक हम उन्हीं का गुणगान कर रहे हैं। आप देखें कि मैंने अब तक जो भी लिखा है वो एक तरह का रियलिटी थिएटर आप कह सकते हैं, फिक्शन नहीं लिखा। और इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें हमारी मर्जी का कोई दखल है। आज का जमाना है जैसे रियलिटी टेलीविजन, रियलिटी फिल्म, तो आज के जमाने में लोग फिक्शन में दिलचस्पी लेते नहीं हैं और जिस तरह की फरमाइश होती है आपको वो लिखना होता है। तो इस तरह से अगर अभी आपने कहा कि मेरे 25-26 ड्रामे हैं, अलीगढ़ के जमाने का, वो जमाने तालिब इल्मी की बात आपने बताई कि किस तरह से कोई एक इरादा नहीं था, लेकिन होते होते एक ऐसा वक्त आया कि आपको एहसास हुआ कि आपके अंदर एक राइटर है, एक ड्रामा निगार है, जो खुद ब खुद बाहर निकल आया। मैं कता कलामी के लिए माफी चाहता हूँ। जी जी। इस बात पे यकीन अभी तक नहीं हो पाया है नहीं, वो आप कोई राइटर थे। हाँ हाँ, अभी तक इस बात पे पूरी तरह यकीन नहीं हो पाया। देखिए एक अभी मैंने हाल में पढ़ा, एक सिंड्रोम होता है, एक बीमारी होती है, उसको कहते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। इम्पोस्टर सिंड्रोम में हमको ऐसा लगता है कि हम एक राइटर हैं, ऐसा लगता है कि हम शायर हैं, और उसके बाद जब हम लिखने बैठते हैं तो हमें पता चलता है अरे हमें लिखना आता नहीं, हम तो पता नहीं। और अभी आप मुझसे पूछें, कई बार मुझे हैरत होती है कि वो दारा को मैंने लिखा था। नहीं, मैं वही अभी आपसे पूछूंगा। ये तो आपकी अपनी बात हुई, अपनी सोच हुई, लेकिन जो एक कारी या नाज़रीन आपके काम को देखता है तो आपको एक ड्रामा निगार और एक स्क्रिप्ट राइटर की हैसियत से पहचानता है और एक्सेप्ट करता है कि नहीं। मैं आपको बताऊं, हम लोग पूरे वक्त एक कोशिश में लगे हुए हैं। और जैसे साइकिल का पंक्चर बनाने वाला जो मिस्त्री होता है, वो साइकिल का इन्वेंटर नहीं होता है, वो साइकिल की मरम्मत करता है। तो हम लोग मिस्त्री टाइप के लोग हैं। मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मतलब आप टूटी फूटी एक स्क्रिप्ट दे दीजिए तो हम उसकी मतलब कहीं थोड़ी सा पंक्चर लगा देंगे, हवा भर देंगे और उसे चलने के लायक बना देंगे।
तो सच्ची बात बताऊं आपको कि अभी हाल के दिनों में लॉकडाउन के दौरान मैंने बहुत से अच्छे अच्छे मतलब स्क्रिप्ट्स पढ़े और जो वर्ल्ड थिएटर है वो पढ़ा। और उसके बाद अगर मैं सेंसिटिव आदमी होता तो मैं 5वें फ्लोर पे रहता हूँ, बहुत आसान था कि मतलब वहीं से कूद जाता 5वें फ्लोर पे। तो हम लोग कुछ भी नहीं है, मतलब सच बात यह है कि हम मतलब अचरे अचीर भी नहीं है। जो वर्ल्ड क्लास काम किया है लोगों ने, आप ये देखिए जो बर्नार्ड शॉ के मतलब थिएटर की जो डेप्थ है, कहाँ हम और कहाँ बर्नार्ड शॉ, मतलब कहाँ हम, हालांकि अभी मैंने प्लॉटस पढ़ा, हमने और भी मतलब ग्रीक थिएटर पढ़ा और सोफोक्लिस से लेके उससे पहले के लोग पढ़े, और मैं पढ़ाता भी हूँ स्टूडेंट्स को जो इसका ट्रेजेडी का डेवलपमेंट है वर्ल्ड लिटरेचर में, मतलब यूनान से लेके और रोमन कल्चर से लेके और यूरोप तक। तो उसमें चूंकि हम पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, तो उनके सवालात का भी हमें जवाब देना पड़ता है, उनके सवालात को हैंडल करना पड़ता है। तो देखिए कि हमारा जो थिएटर है, हमारा जो ड्रामा है, वो बहुत बहुत बुरी हालत में है, बहुत बुरी हालत में है। और मतलब हमें खुद को, मैं मिस्त्री से ज्यादा मतलब नहीं। ये आपका बड़प्पन है कि आप अपने बारे में इस तरह से कह रहे हैं। खैर, और जो बात आपने कही कि बर्नार्ड शॉ या फिर इब्सन और जॉन पॉल सार्त्र, तो उसका मुकाबला तो खैर कोई भी इंडियन लिटरेचर का किसी भी जबान से आपको उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। हिंदुस्तान की कोई भी जबानें वहां तक नहीं पहुंच पाई हैं, ये सच है। अच्छा, चलिए, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने इतने सारे ड्रामे लिखे, सही मानों में आपका प्रोसेस क्या है, लिखने का तरीका क्या है? यानी आप पहले आपके जहन में थीम आता है, या उसकी पेशकश है, या फिर नहीं, आपके अदाकार की कोई टीम है, उन अदाकारों को आप जहन में रखते हैं, क्या है, क्या प्रोसेस है? नहीं, असल में देखिए, मैं जो लिखना चाहता हूँ वो मुमकिन नहीं हो पाता है, क्योंकि वजह यह है कि मैं एक प्रोफेशनल राइटर हूँ जो पैसे लेके लिखता है। मतलब जब आपको अपनी अपनी राइटिंग से पैसे मिलने लगते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि आपके अंदर का जो नेचुरल राइटर है वो खत्म हो जाता है। नहीं क्योंकि नहीं वजह भाई, ये है, मानता हूँ इस बात को। हाँ मंटो तो भी अब ये था, अब लेकिन ये है कि देखिए, अगर मैं तो मुझे कोई आइडियाज नहीं आते हैं, ना कैरेक्टर आता है, मुझे जी टेलीफोन आता है। मैं समझ रहा हूँ जी। हाँ, मुझे फोन आता है, और जी मुझे फोन आता है कि इस सब्जेक्ट पे एक ड्रामा चाहिए है जी और जी। ये डेडलाइन है, अच्छा क्या आप लिख देंगे? अच्छा। और मुझे मालूम है कि वो सब्जेक्ट मेरे लायक नहीं है, उसे मुझे नहीं लिखना चाहिए, लेकिन उसके साथ 30,000 से 50,000 रुपए तक का मतलब एक असाइनमेंट रहता है। इंसेंटिव भी होता है। जी तो आप यूं समझिए कि एक सफे के आपको अगर 1-1.5 हजार रुपए मिलने लगे एक एक सफा लिखने के, हम्म, तो मतलब फिर आप ओरिजिनल वर्क क्या करें? तो देखिए, मुझे कोई आइडिया नहीं आता, जो आइडियाज आते हैं उनको कोई करने को तैयार नहीं। जो मैं अपने अपने जौक का या अपने टेस्ट की चीजें मैं जो करना चाहता हूँ, उसे कोई दूसरा नहीं करना चाहता, और आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि ये जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा इस बात को समझाने के लिए कि कोणार्क का सन टेम्पल आपने देखा है, जी और आपने अजंता भी देखा है, और अगर ये दोनों चीजें नहीं देखनी है तो आपने ताजमहल तो जरूर देखा है। हालांकि आजकल ताजमहल का नाम नहीं लेना चाहिए, ये एक तरह का देशद्रोह है, और ताजमहल की तारीफ भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं, चलिए, ताजमहल को वापस ले लेता हूँ, ताजमहल की बात नहीं करूंगा, कोई देशद्रोह नहीं करना चाहता। तो कोणार्क का सन टेम्पल आज क्यों नहीं बन सकता? आज क्यों नहीं बन सकता? क्या आर्किटेक्ट्स अवेलेबल नहीं? आर्किटेक्ट कौन होते हैं? राइटर। मतलब हम जब ड्रामा लिखते हैं तो हम ड्रामे का एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। अब वो लोग मौजूद नहीं हैं जो ड्रामा निगार से कहें कि कोणार्क का सन टेम्पल हमें बनाना है।
जी। अब इसको फिर से ट्रांसलेट कर रहा हूँ कि इब्राहिम अल-काजी ने मोहन राकेश से कहा, बात की, सिर्फ मोहन राकेश से बात नहीं की, उन्होंने दिल्ली में जितने उस जमाने में लिखने वाले लोग थे उन सब से बात की, और उन सब को हिंदी में बड़ा अच्छा लफ्ज है उसका, मुझे नहीं मालूम उर्दू में से क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रेरित। इसे क्या कहते हैं उर्दू में? हाँ, उर्दू में कोई किसी को प्रेरित करता है तो उसे क्या कहते हैं? मुतासिर होना किसी से। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी जबान में लफ्ज ही नहीं है, इसलिए कोई किसी को प्रेरित नहीं करता है। तो चलिए, ये तो एक अलग अलग मसला है, ये एक कल्चरल शिकायत थी जो हमने कर दी, मतलब अगर कहीं पहुंची हो तो ठीक है। तो इब्राहिम अल-काजी एक विजनरी थे, डायरेक्टर को विजनरी होना चाहिए। तो डायरेक्टर कौन होता है? एक महाराजा होता है, एक राजा होता है, और जो कहता है कि चलो बुलाओ सब लोगों को और हमें कोणार्क का सन टेम्पल बनाना, हमें अजंता की जो है मतलब वो बनानी है, मुजस्समे बनाने हैं और उसके अंदर पेंटिंग्स बनानी है। उसके बाद फिर हमारा रोल आता है कि हम एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं, जिसको हम स्क्रिप्ट कहते हैं, हम लिखते हैं। उसके बाद जिस तरह से एक कोणार्क का सन टेम्पल बना था, तो उसमें क्या सैकड़ों मजदूर आए थे और उसमें काम करने वाले आए थे और राज मजदूर आए थे और मसाला बनाने वाले आए थे। तो उसके बाद म्यूजिशियंस आएंगे, उसके बाद एक्टर्स आएंगे, उसके बाद डांसर्स आएंगे, उसके बाद टेक्नीशियंस आएंगे, और फिर वो एक कोणार्क का सन टेम्पल बनाया जाएगा। अगर आप कहें कि मैं नक्शा बना के बैठा रहूं कोणार्क के सन टेम्पल का और इंतजार करता रहूं कि एक महाराजा आएंगे और हुक्म करेंगे, तो ना वो आएंगे ना हुक्म करेंगे। तो ये है मामला। आमतौर से लोग समझते हैं कि ड्रामा लिखना कोई अदबी एक्टिविटी है, जिस तरह से अफसाना लिखना या नावल लिखना। ये नहीं है। ये देखिए, जैसे आर्किटेक्ट होते हैं, वो एक मान लीजिए एक हॉस्पिटल बनाना है हफीज कॉन्ट्रैक्टर साहब को, तो हॉस्पिटल का नक्शा अलग होगा, और अगर उन्हें एक थिएटर बनाना है तो उसका नक्शा और डिजाइन अलग होगा। तो जो डायरेक्टर्स होते हैं, ये इन्हें ख्वाहिशों का इजहार करना चाहिए और इन्हें आर्किटेक्ट्स को बुलाना चाहिए। हम लोग आर्किटेक्ट हैं, और हम अगर पहले से आपने कभी सुना कि फला आर्किटेक्ट हैं, वो एक अस्पताल का नक्शा लिए बैठे हुए हैं, वो कोई अस्पताल नहीं बनाता, वो एक ऑडिटोरियम का नक्शा लिए बैठे हुए हैं और वो ऑडिटोरियम को नहीं बनाता, ऐसा नहीं होता है। आपको ड्रामा करना है, आप जो है हमसे लिखवाइए, हम लिखेंगे। ये जो ड्रामा लिखने का एक रवैया पाया जाता है उर्दू में और हिंदी में भी, कि बहुत से लोग प्रैक्टिस करने के लिए मतलब बिना ड्रामा देखे ड्रामे लिखते हैं, और वो समझते हैं कि अफसाने को अगर मुकालमों में लिख दिया जाए तो वो ड्रामा होता है, और उसके बाद वो रख के बैठ जाते हैं लाइब्रेरी में और फिर कहते हैं कि उर्दू ड्रामा मौजूद नहीं है, वो मर गया है और हिंदी ड्रामे की बुरी हालत है। तो देखिए, ड्रामा एक जरूरत की तकमील करता है, और ड्रामा बाद में उसके अंदर आप लिटरेरी चीजें ढूंढ लीजिए कि हाँ भाई जबान बड़ी अच्छी थी, लेकिन जो ड्रामे की स्क्रिप्ट है वो लिटरेरी स्क्रिप्ट नहीं होती। वो उसके अंदर सैकड़ों चीजें होती हैं, उसके अंदर सिर्फ जबान नहीं होती, उसके अंदर सिर्फ शायरी नहीं होती। देखिए, अगर आपको जी 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 आपने कुछ फरमाया, आपने कुछ पूछा शायद। के टेक्स्ट के अंदर इतनी तहें होती हैं, इतने सबटेक्स्ट होते हैं कि असल वही ड्रामा है। आपने ठीक ही कहा कि मकालमा निगारी और मकालमा निगारी वही ड्रामा निगारी समझ बैठे हैं। ये सबसे खराबी है। बिल्कुल सही कहा। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं ये कहना चाहूंगा, वो सारे लोग जो ड्रामा लिखना चाहते हैं या ड्रामा निगार बनना चाहते हैं, प्ले राइट बनना चाहते हैं, अगर आपको म्यूजिक की समझ नहीं है आप ड्रामा नहीं करेंगे। अगर आपको डांस की समझ नहीं है आप ड्रामा नहीं कर सकते। अगर आपको कथक की समझ नहीं है तो आपको आप अभिनय कैसे करेंगे?
और फिर आपको एक्टिंग की कहाँ से समझ में आएगी। तो देखिए कथकली से लेके, छौ से लेके, मोनियट्टम से लेके, बॉडी का, एक इंसान बॉडी से कैसे कम्युनिकेट करता है, ये मुझे बताइए कि ये उर्दू लिटरेचर या हिंदी लिटरेचर के किस डिपार्टमेंट में मतलब स्टूडेंट्स को ये बात कोई सिखाता है या बताता है। तो देखिए अगर आपको समझ नहीं है, मैं बताऊं, इसका जवाब दूं आपको कि उर्दू और हिंदी के किस डिपार्टमेंट में। हिंदी की बात उतनी मैं नहीं जानता अब, लेकिन मैं उर्दू की बात कह सकता हूं कि उर्दू यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जहां जहां ड्रामे पढ़ाए जाते हैं, पढ़ाने वाले जो असातिज़ा होते हैं उसमें उनमें से कई ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक भी ड्रामा नहीं देखा होता है। नहीं, आप उन्हें एक कॉम्प्लीमेंट्री टिकट दे दीजिए सर। मेरी तो उसमें लिस्ट में, मेरी व्हाट्सएप की लिस्ट में, मेलिंग लिस्ट में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको मैं मतलब कॉम्प्लीमेंट्री टिकट भेज देता हूँ जी कि हाँ भाई आप फ्री में आके देख लीजिए। उसके बाद भी वो नहीं आते हैं, वो ज़ौक़ ही नहीं है। हाँ, और मुझे बहुत हैरत होती है कि वो क्लासरूम में ड्रामा पढ़ाते कैसे हैं जबकि उन्होंने कभी ड्रामा देखा नहीं। ये है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत सारी जगहों पे है। अब इसमें यह है कि जैसे मिसाल के तौर पे आज तक मेरा कोई ड्रामा छपा नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो छपे। तो अगर वो किताब में मौजूद नहीं है, अगर वो रिसाले में मौजूद नहीं है, तो वो मौजूद ही नहीं। मतलब अगर वो अगर वो पता नहीं मैं आपकी बात का जवाब दे पाया कि नहीं दे पाया। नहीं, मैं आपकी बात से बहुत ज्यादा ये हूँ, मैं एग्री करता हूँ कि आप बात सही कह रहे हैं कि, लेकिन थोड़ा सा हम उस पे जाएंगे तो फिर बात दूसरी तरफ चली जाएगी। अभी हम जरा कंसंट्रेट करते हैं कि आपके ही लिखने का जो तरीका है, प्रोसेस है। अच्छा, आपने प्रोडक्शन से हिदायतकारी ज्यादा की है या नहीं? और किस मैं देखिए बुनियादी एतबार से मैं एक राइटर के तौर पे ही जाना चाहता हूँ, ये ख्वाहिश है। और वो बात अलग है कि मतलब आज तक मैं राइटर नहीं हो पाया ठीक से, और मिस्ट्री से ऊपर अपने को नहीं समझता। एक जरूरत है, बस उसकी तकमील कर देता हूँ। तो एक मिस्ट्री में और इंजीनियर में जो फर्क होता है वही मुझ में और एक राइटर में है। अच्छा, इससे मैं इससे दूसरी बात करना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने स्टेज के लिए बहुत सारे स्क्रिप्ट लिखे, ड्रामे लिखे, छोटे बड़े हर तरह के ड्रामे लिखे आपने, और आपने रेडियो के लिए भी लिखा, टीवी के लिए भी लिखा। बुनियादी फर्क क्या रहा इनके राइटिंग में, लिखने में? कोई फर्क नहीं, देखिए कोई फर्क नहीं है, किसी चीज में कोई फर्क नहीं है। और लिखना एक बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। इतना ज्यादा मुश्किल काम है कि कई बार आपको अपने आप को मतलब बातें सुनाने का, गालियां देने का जी चाहता है। ये दुनिया में हजारों काम थे। मतलब हालत ये है कि हम एक फिल्म नहीं देख सकते। अभी हमारे बच्चे तारीफ कर रहे हैं कि वो फला डिजिटल सीरीज बहुत अच्छी है, लेकिन नहीं, हम नहीं देख सकते, हमारी डेडलाइन लगी हुई है। तो मेरे लाइफ स्टाइल में पिछले 20 साल से ये है कि एक वक्त में कम से कम 4 डेडलाइंस पे एक साथ काम हो रहा होता है, और उसमें जो ज्यादा प्रेशर देता है, जिसका अर्जेंसी ज्यादा होती है, उसकी स्क्रिप्ट पहले होती है। और हमें कुछ नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद हम चीजें मैनेज कर लेते हैं। और एक क्वालिटी है, मतलब जो किसी तरह से आ गई है, वो ये कि अगर मैं आपको एक डेडलाइन दूंगा कि 30 अक्टूबर को मैं आपको स्क्रिप्ट दे दूंगा, तो मैं दे दूंगा वो स्क्रिप्ट। मतलब और मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सिर्फ डेडलाइन मीट करना आता है। और उस डेडलाइन को वहां डेडलाइन मीट करने के चक्कर में मेरी निजी जिंदगी जो है वो पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। मैं डेंटिस्ट के पास नहीं जा सकता, मैं अपने निजी काम नहीं कर सकता, मैं डॉक्टर के पास इलाज के लिए नहीं जा सकता, बिकॉज ये पहले स्क्रिप्ट हो जाए, फिर करेंगे। और जैसे ही वो स्क्रिप्ट खत्म होती है, वो दूसरे की डेडलाइन आती है। जैसे मिसाल के तौर पे अभी मैं आपको मिसाल देना चाहूंगा
कि अभी मैं बागो बहार का पॉडकास्ट जो है मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। और एक रेडियो चैनल है, उनकी फरमाइश है कि दशहरे के मौके पर वो दास्ताने राम रिलीज करना चाहते हैं। किया जाए। और एक साहब हैं, उनका ये है कि वो अक्टूबर में उनकी एक फिल्म उन्हें करना है। और एक हमारे दोस्त हैं, वो सुरेखा सीकरी पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं। और सुरेखा सीकरी की सेहत बहुत खराब है और बहुत जल्दी उस पर काम करने की जरूरत है। हमारी एक आर्टिस्ट हैं, उनकी एक परफॉर्मेंस है जो एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ है, उसकी डेडलाइन है। तो अब ये बताइए कि इन हालात में राइटर क्या करेगा? और वो राइटर जो राइटर भी नहीं है। मतलब कहने का मतलब हमने अब तक जितने लिखे हैं वो हमारी बिल्कुल मदद नहीं करते जब हम लिखने बैठते हैं। अब मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूँ कि जब कोई आप मौजू हमें देते हैं, यानी आपने कहा, मान लीजिए कि आप एक ड्रामा चाहते हैं जिसमें गांधी जी और कस्तूरबा गांधी की रिलेशनशिप आप दिखाना चाहते हैं, ये दो लोग स्टेज पे होंगे और ये क्या बातें कर रहे हैं। तो अब मैं गांधी जी से मुताल्लिक जितनी चीजें हैं पढ़ूंगा, उनकी बायोग्राफी पढ़ूंगा, उनके लेटर्स पढ़ूंगा, और कस्तूरबा जी के बारे में जितनी किताबें लिखी गई हैं वो पढ़ूंगा। और अगर इनमें से कुछ भी मैंने नहीं पढ़ा तो मुझे लगेगा नहीं मैं कोई गलती कर दूंगा। तो नतीजे में क्या होता है कि लिखने से पहले लिखने की नौबत ही नहीं आती, आदमी पढ़ता ही रहता है। उसके बाद एक मौका आता है कि आपको नहीं अब देना है, तो तब आप लिखना शुरू करते हैं। और लिखने का मसला मेरा ये है कि जब तक मुझे सब कुछ दिखने न लगे, नजर ना आने लगे, नहीं लिख सकता। मतलब ये कोई अखबार की रिपोर्ट तो है नहीं कि हाँ एक ओरिजिनल खबर है उसे मुझे बनानी है, एक जर्नलिस्टिक राइटिंग तो है नहीं। इसमें ये है कि वो कैरेक्टर क्या सोच रहा है, वो कैरेक्टर कैसे चल रहा है, वो कैसे बोल रहा है, वो कैसे बहस कर रहा है, वो कैसे अपना दामन बचा रहा है, वो कैसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है। तो आपको उस इंसान के जहन के अंदर जाना होता है, और अगर आप उसके जहन के अंदर नहीं गए तो फिर वो छिछला रह जाएगा, वो इकहरा रह जाएगा, और फिर उसके अंदर वो इंटेंसिटी नहीं आएगी। तो एक बात और एतराफ करना चाहूंगा यहाँ पे, एक बात का मान लेना चाहिए हमको कि देखिए आप दो चीजें कर सकते हैं, या तो आप क्वालिटी दे सकते हैं या आप क्वांटिटी दे सकते हैं। तो क्वालिटेटिवली हम कोई बहुत ज्यादा तीर नहीं मार पाए, हालांकि ऐसा नहीं है, कुछ ड्रामे तो गलती से अच्छे हो गए, पता नहीं कैसे हो गए। तो आपके पास प्रोजेक्ट भी नहीं आते आपने उस क्वालिटी ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा है, देखिए अगर क्वालिटी वो होती है कि डायलॉग पे मतलब ऑडियंस ताली बजाए, तो मेरा एक ड्रामा है दारा शिकोह, तो उसे जब पहली बार मैंने देखा तो मुझे लगा अरे वाह, इन लोगों की इतना समझ में आ रहा है। एक दूसरा ड्रामा है, वो है दिल्ली जो एक शहर था, वो मोहम्मद शाह रंगीला पीरियड का ड्रामा है। उसमें लोग लगातार तालियां बजाते हैं, और जो जैसे होता था ना फारसी थिएटर में कि लोग पैसे फेंकते थे वगैरह वगैरह, वो सब होता है। इसका मतलब कि लोगों को पसंद आ रहा है। ऐसा भी हुआ है हमारे ड्रामों में कि लोग रोने लगे। और साहिर लुधियानवी पे जो हमने ड्रामा किया था, तो उनका और उनकी माँ का एक सीन था। तो एक साहिबा आई देखने के लिए और रोई और बहुत नाराज हुई। मतलब आप लोग रुलाते हैं। तो अब आप देखिए कि इससे बड़ी तारीफ क्या हो सकती है, इससे बड़ी तारीफ क्या हो सकती है। कुलदीप नैयर साहब साहिर लुधियानवी के करीबी दोस्तों में थे, और हमें ये बात मालूम नहीं थी। हमने साहिर लुधियानवी पे ड्रामा लिखा, और फिर ऑडिटोरियम के देखा कि वो बैठे हुए हैं, टिकट लेके आए हैं और बीच में बैठे हुए हैं। ड्रामा खत्म हुआ, वो आए और मतलब बस उन्हीं लंबे चौड़े आदमी थे, और झुके और लिपटा लिया, और कुछ कहा वहां नहीं, हिलाया विलाया और चले गए। ये देखा जाए तो ये सब तारीफें हैं, और इससे खुशफहमी होती है कि हमने कुछ लिख लिया। अभी जो हम लोग करते हैं दास्तान गोई, तो उसमें जैसे हमारी स्क्रिप्ट है दास्तान महाभारत, तो उसमें ऑडियंस बार बार बीच बीच में तालियां बजाती है, तो जरूर मतलब कुछ गलती से हो गया होगा, कोई स्पार्क आ गया होगा जो अच्छी राइटिंग में होना चाहिए।
लेकिन अगर आप कहें फरमाइशी तौर पे कि वो मैं पैदा कर दूं, तो पता नहीं वो कैसे हो जाता है। तो चलिए मैं आपकी बात का ये जवाब दे रहा हूँ कि जो भी मौजू पे लिखना होता है, जिस सब्जेक्ट पे लिखना होता है, उसके बारे में मेरी अपनी लाइब्रेरी है और बाकी लिटरेचर पढ़ना होता है, नोट्स बनाने होते हैं, और उसके बाद बहुत कुछ उसमें ऑर्डिनरी होता है, बहुत सा उसमें कूड़ा करकट होता है, और वो सब आपको तराश खराज करनी पड़ती है। और कई बार वो डायरेक्टर कर लेता है तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। डायरेक्टर जो है मतलब, तो मैं आमतौर से डायरेक्टर को उसकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा स्क्रिप्ट देता हूँ ताकि वो ड्रॉप कर सके। लेकिन बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट तब हो जाता हूँ मैं जब मैं देखता हूँ कि वो लोग पूरा का पूरा कंटेंट रिटेन करने की कोशिश करते हैं, एज इफ वो गॉस्पेल ट्रूथ है, एज इफ वो कोई सैक्रोसैंक्ट मतलब टेक्स्ट है। तो मेरा ये कहना है कि जो हम आपको स्क्रिप्ट दे रहे हैं वो आप इम्प्रोवाइज करेंगे, आप एक्टर्स के साथ उस पर काम करेंगे, जो जल करेगा, जो जिसमें चमक आएगी आप वही रखेंगे। लेकिन वो हो नहीं पाता है क्योंकि बहुत प्रोफेशनल डायरेक्टर्स नहीं है, वो राइटर को रीडिंग तक के लिए नहीं बुलाते। तो फिर अब आप बताइए, मतलब हम जब हम एक्टर्स से हमारा इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा है, हम एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हैं, तो एक्टर्स तक क्या पहुंचेगा मतलब मुझे नहीं मालूम। तो ये तो एक है कि काफी स्टैंडर्ड्स नीचे आ रहे हैं। और एक और बहुत बड़ा मसला है कि ड्रामा जो है बहुत महंगा होता जा रहा है, बहुत ज्यादा महंगा होता जा रहा है। एक जब हम पहला शो करते हैं तो वो मतलब 3 लाख रुपए से कम में पहला शो नहीं हो सकता है दिल्ली जैसे शहर में, क्योंकि ऑडिटोरियम ही आपका 1 लाख रुपए का है। और अगर अच्छा ड्रामा है, जैसे अभी हमने दास्ताने राम किया, तो वो उसमें खर्चा आया तकरीबन पहले शो पे 6-7 लाख रुपए। तो जिस तरह का एक लेविशनेस आप चाहते हैं आपके मतलब प्रोडक्शन में, कि आप उसमें डांस हो, उसमें कोरियोग्राफी हो, उसमें म्यूजिक का इस्तेमाल किया जाए, उसके अंदर पपेट्री हो, उसके अंदर एनिमेशन हो, उसके अंदर फिल्म हो, उसके अंदर बाकी सारी जो मतलब फाइन आर्ट्स हैं और जितनी भी मतलब परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं उनका समावेश हो, तो महंगा प्रोडक्शन होगा। तो ड्रामा करना घर फूक तमाशा देखने वाली बात है, लेकिन अब ये एक एडिक्शन है और से बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल है। तो चूंकि आज के जमाने में देखिए, एपिडेमिक के जमाने में भी अब हालात ऐसे हैं कि ड्रामा नहीं हो पाएगा, तो आसान फॉर्मेट्स की तरफ अब हम लोग जा रहे हैं कि भाई मोनोलॉग कर लीजिए या दास्तान गोई कर लीजिए या 2 आर्टिस्ट के साथ कर लीजिए। आजकल अभी मैं एक नया फॉर्मेट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक आदमी कहानी सुनाएगा और एक गाएगा। आजकल मैं कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक आर्टिस्ट होगा, एक डांसर होंगी, एक आर्टिस्ट होगा, 2 सिंगर होंगे। तो ये जो डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स हैं उनको कैसे करीब लाया जाए, तो ये इसके लिए भी नई तरह की स्क्रिप्ट की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ ड्रामा क्राइसिस का शिकार नहीं है, मेरे हिसाब से म्यूजिक का भी एक क्राइसिस है। अब जैसे मिसाल के तौर पर ध्रुपद है, जो लोग ध्रुपद जानते हैं वो तो ठीक है, लेकिन अब ध्रुपद के बारे में बात करने की भी जरूरत है। जो क्लासिकल डांसर्स हैं जो जानते हैं वो तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि अब उससे भी मतलब थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग की जरूरत है इन आर्ट फॉर्म्स को। तो ये सारी चीजें मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसके लिए हमें जो क्लासिकल ड्रामा स्क्रिप्टिंग है और जिसे आप कहते हैं टेक्स्ट, उससे आगे जाना है। जी। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो जारी से बात करेंगे ही उस फॉर्म पे कि आप दास्तान गोई पे किस तरह काम कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे आपने बायोग्राफिकल प्लेस बहुत सारे लिखे हैं, रजिया सुल्तान है, राज कपूर है, नैयर है, दिलीप कुमार है, मीना कुमारी है, गुरुदत्त है, फैज हैं, भागमती है, गीता दत्त हैं, और पटौदी, अंबेडकर, इतनी सारी शख्सियात को लेकर जो आपने किया। और जैसा कि आप अभी मिसाल दे रहे थे कि गांधी और कस्तूरबा पे अगर लिखना है तो किस तरह से, तो इस लिखने के प्रोसेस में कॉन्फ्लिक्ट कैसे पैदा करते हैं? देखिए, कॉन्फ्लिक्ट हम पैदा नहीं करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हम डिस्कवर करते हैं। गांधी जी और कस्तूरबा गांधी के बीच में बहुत से कॉन्फ्लिक्ट थे, तो हमें हम देखिए, इमेजिनेशन तो कर नहीं रहे हैं, हम फिक्शन तो क्रिएट कर नहीं रहे हैं, हम अपनी रिसर्च से
सच तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो ड्रामा है ये बेसिकली डाकू ड्रामा है। ये प्योर फिक्टिशियस या फिक्शनल ड्रामा नहीं है। ये एक डाकू ड्रामा है। अब मैं मिसाल देना चाहूंगा मैं आपको छोटी सी, कि साहिर लुधियानवी, लोग साहिर लुधियानवी को एक बेहतरीन लिरिसिस्ट के तौर पे जानते हैं, जिन्होंने बहुत खूबसूरत नगमे लिखे और बहुत ही खूबसूरत नगमे हैं और आप उन्हें गाते हैं, पसंद करते हैं। उन नगमों के पीछे का जो दुख है, जो दर्द है, जो उनका स्ट्रगल है, जो उनका अपने बाप से स्ट्रगल था, जो अपने समाज से स्ट्रगल था, जो अपने स्टेट से स्ट्रगल था, जो अपने दोस्तों से स्ट्रगल था, जो मजहब के साथ स्ट्रगल था, जो अपने कल्चर के साथ स्ट्रगल था, ये सब क्या है? ये मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट मुझे क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है। हाँ, अब ये है कि अगर मैंने उसकी अच्छी रिसर्च की है तो वो कॉन्फ्लिक्ट निकल के आएगा, और कई बार नहीं आ पाता है। देखिए, मैंने आपसे अर्ज किया कि स्क्रिप्ट हम बड़ी लिखते हैं। कई बार क्या होता है कि डायरेक्टर लोग जो हैं वो जब छोटी करते हैं तो उसमें वो जो उन्हें लगता है ये अनप्लेजेंट पॉइंट है तो हटा दो, तो उसकी वजह से काफी डिसबैलेंस हो जाता है मामला। और एक और बात मैं यहाँ पे याद आ गई मुझे बात, और मुझे शायद बहुत पहले कह देनी चाहिए थी, कि देखिए हमारे ड्रामे में और ग्रीक ड्रामे में, जो एंशियंट मतलब ग्रीस का जी जो ड्रामा है, उसमें एक बुनियादी फर्क है। हम लोग कई बार ड्रामा एक तरह से एक एंटरटेनमेंट के लिए, एक कल्चरल एक्सप्रेशन के लिए करते हैं। कई बार आदत के तहत करते हैं, कई बार फरमाइश पे करते हैं, कई बार करने के लिए करते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये है कि यूनान में ड्रामे का इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जा रहा था? तो यूनान में ड्रामे का इस्तेमाल मोरल क्वेश्चंस को, फंडामेंटल क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए किया जा रहा था, जिसपे हम सेमिनार करते हैं, जिसपे हम कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, और वो जो पूरा फ्लड होता है राइटिंग का, उसके अंदर वो चीजें गुम हो जाती हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे अभी हमारे मुल्क में हेट को लेके, फंडामेंटलिज्म को लेके एक लगातार एक डिबेट चल रही है। डिबेट से ज्यादा हम कहेंगे एक जंग जारी। तो अगर हम उसमें होते, यूनान में, प्राचीन यूनान में होते, तो वो क्या करते कि इस पे बहस न करके इस पे एक जबरदस्त ड्रामा करते, जिसमें एक किरदार एक बात कहता और दूसरा किरदार दूसरी बात कहता और तीसरा किरदार तीसरी बात कहता, और जो ऑडियंस है, जो पार्लियामेंट का डिस्कशन सुन रही है, वो उसको हम ये नहीं बताते कि उसे क्या सोचना है, वो खुद अपना नतीजा जो है निकालता कि इनमें से किसकी बात में ज्यादा दम है। तो आप देखिए यहाँ पे राइटर क्या हो जाता है, यहाँ पे राइटर बहुत बड़ा इंसान हो जाता है, वो फलसफी भी हो जाता है, वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर पे पहुंच जाता है, और वो पॉलिटिशियन भी हो जाता है। उसकी अपनी कोई पॉलिटिक्स नहीं होती है, लेकिन वो सारी पॉलिटिक्स को रिफ्लेक्ट करता है। और आप देखिए कि एक ड्रामे में एक मोमेंट आता है जिसको हम कहते हैं क्लाइमेक्स, हम जैसे कहते हैं, जहां पे अल्टीमेट कॉन्फ्लिक्ट होता है। एक मोमेंट हमेशा कहानी में, ड्रामे में ये आना चाहिए, और आता था, आजकल नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि अच्छा नहीं लिखा जा रहा है, जहां पे देखने वाला ये तय ही न कर पाए कि क्या चीज सही है, क्योंकि वहां पे लगेगा ये भी सही है, लगेगा ये भी सही। वो ड्रामे का कल्मिनेशन है, ड्रामे का मकसद है, और उसके बाद एक कैथारसिस होती, और उसके बाद ज्ञान चक्षु जो है खुल जाते हैं। आप उस सब्जेक्ट पे, उस सब्जेक्ट को बिल्कुल 360 डिग्री एंगल से, उसको आप शायरी की मदद से, उसको आप म्यूजिक की मदद से, उसको आप पेंटिंग की मदद से, उसको आप एस्थेटिक्स की मदद से, उसको आप लिटरेचर की मदद से, उसको आप अभिनय की मदद से, उसको आप एक्टिंग की मदद से, उसको आप डिफरेंट इमोशंस की मदद से, आप इतनी लेयर्स में उसको समझाते हैं कि वो उस इंसान के अंदर, बहुत अंदर वो चीज पहुंच जाती है। आप देखिए, आप सोफोक्लिस के ड्रामे देखिए कि मैन वर्सेस डेस्टिनी, एक इंसान, आप देखिए कि एक इंसान अपने मुकद्दर से लड़ रहा है, या फिर बाद में यूरोप के जो ड्रामे हैं, एक इंसान पूरे समाज को स्टैंड दे रहा है।
अभी हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी बीवी को स्टैंड देते रहते और हमारी बीवी हमें स्टैंड देती रहती। तो हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो मतलब यूनिवर्सल कॉन्फ्लिक्ट और फिलोसफिकल कॉन्फ्लिक्ट ना होके वो बहुत ही तुच्छ लेवल पे, बहुत ही लोअर लेवल पे कि हाँ भाई वो हमारा एक नौकर है और वो जो है चोरी कर रहा है और हम ये कर रहे हैं। मतलब आप देखिए जो बड़े फलसफियाना सवालात हैं, ड्रामा एक व्हीकल था उनको उनको हाईलाइट करने का, उनको बताने का, उनको समझाने का। अब ये बात राइटर के सामने होनी चाहिए, ये बात डायरेक्टर के सामने होनी चाहिए, ये बात बात करता हूँ कि थिएटर जी का जो इडियम है वो इडियम जमाने के लिहाज से बदलता रहा है अलग अलग तरीके से। यहाँ तक के पुराने जमाने के भी जो ड्रामे हैं, जो एंशिएंट प्लेज हैं ग्रीक के, वो भी नए इडियम के साथ उसको स्टेज किया जा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ के जो अभी राइटर हैं, जैसा कि आपने कहा कि वो छोटी चीजों में, छोटे ख्यालात में, छोटे सब्जेक्ट में अटका हुआ है और उनके यहाँ एक नई सोच और नए ढंग और एक नए क्राफ्ट की कोई बात नहीं हो रही, इसमें कोई शक नहीं, वो नजर आ रहा है हमें भी। लेकिन ये जानना चाह रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि वहां फलसफियाना ख्यालात थे, लेकिन ग्रीक प्ले में का जमाना और हमारे यहाँ का संस्कृत प्ले का जमाना दोनों एक ही है। संस्कृत प्ले में सौंदर्य ज्यादा है, यहाँ दर्शन है। संस्कृत प्ले में आपको ट्रेजेडी नहीं है, यहाँ सिर्फ तफरीह की बात होती है, लेकिन वहां तफरीह की बात नहीं होती। तो ये क्या है कि ड्रामा सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है कि जो सोसाइटी जिस तरह की होती है वहां उसी तरह के ड्रामे पेश किए जाते हैं। जी जी। तो ये अलग देखिए हमारा हमारा जो पुराना ड्रामा है वो एक कल्चरल एक्सप्रेशन है। हाँ, वो जो हमारी सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी है वो उसे पेश करता है। और उसके अंदर ऐसा नहीं है, उसके अंदर ट्रेजेडीज हैं, उसके अंदर कॉमेडीज हैं, बहुत ही खूबसूरत कॉमेडीज हैं। मतलब भगवद जुकिया जैसे मिसाल के तौर पे आप देखिए, मतलब मैं तो कई बार उसमें होता हूँ कि वाओ क्या बात है। जो उसका स्ट्रक्चर है अभिज्ञान शकुंतलम, लेकिन ये है कि देखिए ये ड्रामे जो हैं ये, लेकिन अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम उर्वशी, जितने भी संस्कृत ड्रामे हो, सिवाय वो भास का मिट्टी की गाड़ी को छोड़कर कोई भी ड्रामा एंशिएंट संस्कृत दिखा हुआ ड्रामा वो अवामी ड्रामा नहीं है और ना ही आम लोगों की जिंदगी की बात करता है। वो देवी देवताओं की बात करता है, वो देखिए यहाँ पे ये है कि वो ड्रामा रॉयल ड्रामा है। उस ड्रामे को पैट्रोनेट कौन दे रहा था, उस ड्रामे को कौन करवा रहा था, किस तरह की ऑडियंस आ रही थी, वो देखिए एलिट्स का ड्रामा है और वो एलिट्स के इश्यूज हैं। लेकिन आप देखिए कि यही आर्ट फॉर्म्स जब फोक एक्सप्रेशन में पहुंचती हैं तो उसके बाद वो बिल्कुल अवामी हो जाती है। उसके बाद वो अवामी हो जाती है। और हमारे वहाँ जो अवामी ड्रामा है, नेचुरली उनके पास स्टेज नहीं था, उनके पास एक्टर्स नहीं थे, तो जो स्टोरी टेलिंग थी वो थी, उन्होंने गाने लिखे, उन्होंने डांसेस क्रिएट किए। और उसके बाद ये जो एलिटिस्ट ड्रामा था उसके बाद वो फोक ड्रामे में बदला और हम तक जो पहुंचा है देखिए वो फोक पहुंचा है, जो बहुत खूबसूरत है और बहुत इंक्लूसिव है और बहुत नॉन एलिटिस्ट है देखा जाए। खैर ये तो खैर अलग से कभी इस पे बात हो, ये तो पूरे सेमिनार का सब्जेक्ट है। लेकिन ये है कि हम लोग बहुत ज्यादा प्रिजर्व भी नहीं कर पाए हैं। मुझे अभी भी कई बार लगता है कि संस्कृत ड्रामे के जो क्लासिक्स हैं वो अभी भी हो सकता है हमको कहीं मिल जाए, किसी मतलब खुदाई में, और कोई ऐसे टेक्स्ट मिल जाए, मिल जाए, भोज पत्र पे लिखे हुए मिल जाए। तो देखिए संस्कृत ड्रामे की जो तारीख है उसे अभी मुकम्मल होना है। और लेकिन ये है कि ये इत्तेफाक है कि जो ग्रीक ड्रामा है या रोमन पीरियड का ड्रामा है वो बहुत अच्छी हालत में मौजूद है, इस वजह से हमें ऐसा लगता है। लेकिन खैर चलिए, अलग अलग जगहों पे ड्रामे की अलग अलग जरूरत थी। देखिए वहां पे डेमोक्रेसी आ रही थी उस जमाने में, और हमारे वहाँ डेमोक्रेसी तो अभी भी आ नहीं पाई है ठीक से, मतलब हम अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। ड्रामे के हवाले से एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि जिस तरह से संस्कृत ड्रामे और उस तरह के ड्रामों को लेकर आजकल बात हो रही है कि यही असल ओरिजिनल कल्चर है और इंसान की जिंदगी और उसके
जो समाज की पूरी अक्कासी कर सकता है, उस पे काम करना चाहिए और उसी फॉर्म पे ही आजकल ड्रामे लिखे जाने चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि आज के जो मसाइल हैं, खास तौर पे ये जो कोविड का जमाना और इसमें जो माइग्रेंट लेबर के साथ जो हुआ और जिस तरह जो परेशानियां झेली, तो क्या हम संस्कृत फॉर्म पे या संस्कृत ड्रामे में उस तरह का रिफ्लेक्शन ला सकते हैं, कर सकते हैं? देखिए ऐसा है मैं अगर आप देखिए, मैं तो थॉट एक्सपेरिमेंट्स में बिलीव करता हूँ कि जैसे एक साइंस में होता है ना कि हम एक हाइपोथेसिस बना लेते हैं। तो ये तो अच्छी बात है। देखिए हमारा हेरिटेज है, संस्कृत जो है वो हमारा कदीम हेरिटेज है और उस पर हमें बहुत ज्यादा प्राइड होना चाहिए। और बहुत खूबसूरत जबान थी और उसका जबरदस्त लिटरेचर है। लेकिन सवाल ये है कि उस जबान को किसने खत्म किया था। सवाल यही है। सवाल ये है कि अगर वो बहुत अच्छी जबान थी और उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, और बार बार हमें बताया जाता है कि नासा जब भी कुछ करता है तो वो संस्कृत में करता है। मतलब चांद पे जब हम किसी को भेजना चाहते हैं, कंप्यूटर बनाना चाहते हैं, सुपर कंप्यूटर बनाना चाहते हैं, तो हर चीज में संस्कृत बहुत काम की है। तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए हम इस पर खुशी हो सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी जबान, इतनी ताकतवर जबान को आपने एलिटिस्ट बना के आप क्यों नहीं बचा पाए, उसे क्यों खत्म कर दिया। और अच्छी बात है आप उसे जिलाना चाहते हैं, हम तैयार हैं, हुक्म कीजिए। हम देखिए, मैं तो देखिए एक कमीशन राइटर हूँ एक कमीशन राइटर हूँ, आप हमें कमीशन कीजिए। देखिए मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा कि मैंने दारा शिको किया। दारा शिको मैं जब लिख रहा था तो मैं कश्मीर में पोस्टेड था और मैं रात में लिखता था, रात में गोलियों की आवाजें आती और मतलब मैं ये पहचानता था कि ये स्टेन गन की आवाज है, ये मशीन गन की आवाज है, ये रॉकेट की आवाज है, ये रॉकेट लॉन्चर था, ये ग्रेनेड फटा। तो आप देखिए बाहर एक इतना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और मैं अंदर मजमल बहरैन पढ़ रहा हूँ और मैं जो दारा शिको के वहां भी यही हो रहा था कि वो कंधार की वार में गए हैं और बाहर जो जंग की तैयारी हो रही है, बैरम खान उनसे पूछ रहे हैं कि कल कैसे अटैक करेंगे वो शाह ईरान के मतलब लश्कर पे। और वो कह रहे हैं देखिए अभी अभी मुझे पता चला है कि उपनिषद में ये एक पॉइंट है जो देखिए इस्लामिक थॉट में यहाँ पाया जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से मैं उस ड्रामे को लिख रहा था और वो ड्रामा जो है वो लोगों को पास लाने का, सिविलाइजेशनर्स को और मतलब तहजीबों को और इंसानों को और ग्रुप्स को लाने का काम कर रहा था। जब औरंगजेब रोड जो है बंद की गई तो मुझे लगा कि उस सड़क का नाम अब मतलब बहुत खुश हुआ, मैं बहुत खुश हुआ भाई औरंगजेब के नाम पे एक सड़क थी, अब वो जो है उसका नाम बदल दिया गया। तो मुझे लगा अब उसका नाम दारा शिको रख देंगे, दारा शिको रोड। और फिर उनसे भी कहेंगे कि आइए वो आपने एक ड्रामा किया था उसे फिर से कर दीजिए। आज तक मैं इंतजार कर रहा हूँ कि उसका नाम जो है दारा शिको रोड हो और उस ड्रामे को हमें करने को कहा जाए। अब सुनिए, अब आइए कि दास्तान राम 7 लाख रुपए का बोलना चाहूंगा, ये जो दारा शिको ड्रामा जो आपने लिखा, तो इसमें सियासी पहलू को ज्यादा रखा आपने सामने या फिर दारा शिको का जो एक फलसफियाना जो उनके ख्यालात थे उन चीजों को, किस चीज पे ज्यादा फोकस किया? मैं बड़ा परेशान था इसको लेके कि मैं क्या करूं, क्योंकि होता क्या है जब हम हिस्ट्री का कोई वो लेते हैं तो हमें इतने ज्यादा कैरेक्टर होते हैं कि वो शाहजहां भी हैं, औरंगजेब भी हैं, वो मुमताज भी हैं, तो हम क्या करें, तो हम कैसे करें। तो मैंने ये देखा कि वो सूफी आदमी थे और उन्हें सूफीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। तो मेरा ड्रामा एक सूफी खानकाह से शुरू होता है और सूफी खानकाह में खत्म होता है। और मैंने जो महाभारत की जो टेक्निक है, महाभारत की जो संजय टेक्निक है कि महाभारत की कहानी जो है वो सुना रहे हैं वो, और उनको कश्फ हो रहा है, इल्हाम हो रहा है, उनको मंजर दिख रहे हैं, वो जंग में नहीं है, वो जंग में शामिल नहीं है, वो देख रहे हैं। तो मेरे ड्रामे में जो सूफी लोग हैं उन्हें इल्हाम होता है, उन्हें कश्फ होता है और वो दारा शिको के हमदर्द हैं, दारा शिको उनके मुरीद हैं, दारा शिको आते हैं। तो पूरी मैंने जो जार्गन इस्तेमाल की वो सिर्फ सूफीज्म की जार्गन थी। तो मेरा ड्रामा एक सूफी ड्रामा है, उसके अंदर कव्वाली है, उसके अंदर म्यूजिक है, उसके अंदर पोएट्री है और उसके अंदर सिर्फ एक कैरेक्टर,
मतलब वो है दारा शिकोह। मेरे ड्रामे में औरंगजेब मौजूद नहीं। मेरा ये कहना है कि जो फियर ऑफ द अननोन है वो ज्यादा बड़ा होता है। और आप बताइए 70, 80, 85 मिनट के ड्रामे में आप कितने कैरेक्टर्स के साथ इंसाफ कर सकते हैं। तो बुनियादी एतबार से दारा शिकोह हैं, उनकी बहन है, उनके बाप हैं। तो दारा शिकोह के पर्सपेक्टिव से मैंने वो ड्रामा पेश किया था। खैर मैं अर्ज कर रहा था कि मुझे उम्मीद ये थी कि जो ये संस्कृत के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, क्योंकि याद रखिएगा हम दारा शिकोह की बात नहीं कर रहे हैं, आपने मुझे संस्कृत ड्रामे के लिए मतलब पूछा है कि उसका रिवाइवल कैसे किया जाए। हाँ, तो हम उसी की तरफ आ रहे हैं। तो दारा शिकोह वो इंसान था जो संस्कृत में प्राइड लेता था, जो उपनिषद को सेलिब्रेट करता था। और मैं समझता हूं कि उससे ज्यादा मोहब्बत किसको होगी। मुझे उस आदमी का नाम बताइए जिसने हिंदू रिलीजियस हेरिटेज के लिए, फिलोसफिकल हेरिटेज के लिए अपनी जान दे दी। गांधी जी ने और हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने एक मकसद के लिए जान दी। तो दारा शिकोह हमारे एक शहीद हैं, वो हमारे इंक्लूसिवनेस के शहीद हैं। वो लोग मतलब देखा जाए तो ही वाज इन सो मच इन लव विद द हिंदू हेरिटेज और सनातन हेरिटेज और वैदिक हेरिटेज और पौराणिक हेरिटेज, उपनिषदिक हेरिटेज कि मतलब आप ये देखिए कि उस आदमी ने अपनी जान और अपनी राजपाट सब कुर्बान कर दिया। तो क्या आज के दौर में वो डिजर्व नहीं करता था कि उसका एक शो हो जाता? हाँ बताइए। अच्छा चलिए उसे भूल जाइए। हमने बचपन से सुना कि साहब वो फलाने नवाब साहब थे, वो राजा थे, बादशाह थे लखनऊ के, अवध में और हैदराबाद में और राजस्थान में। वो उर्दू में वो करते थे, रामलीला करते थे। तो हमने हमेशा सुना। उसके बाद पता चला कि एक पंजाबी कम्युनिटी है, उनकी होती है, पारसी क्षेत्र की होती है। तो हमने कहा कब तक हम सुनते रहेंगे कि ये होता था, चलो भाई हम करते हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ कि बहुत बहुत मेहनत से बहुत खूबसूरत प्रोडक्शन किया। ठीक है, उसके बाद पता चला कि एक जो मिनिस्टर साहब हैं जिनका ये काम है देखना, वो तशरीफ ला रहे हैं, वो आ रहे हैं, उनके लिए 7 सीटें रखी गई और वो आज तक नहीं पहुंचे हैं। वो आज तक नहीं पहुंचे हैं। तो अब आप आइए कि संस्कृत ड्रामा रिवाइव होना चाहिए और वो सारा हम बिल्कुल सर आंखों पे हम वो करने को तैयार हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये एक सचमुच की ख्वाहिश है। अगर ये सचमुच की ख्वाहिश है तो बहुत अच्छी बात है। मतलब देखिए मुझे ये कहना है मेरा कि कल्चर हर फॉर्म में बहुत खूबसूरत है। और हम एक मजहब को, एक इंसान दूसरे मजहब को या दूसरे कल्चर को कैसे देखता है? सिर्फ कल्चरल एक्सप्रेशन से देखता है। और कल्चर हर मतलब एरिया का, हर कम्युनिटी का, हर उसका स्कूल ऑफ थॉट का बहुत खूबसूरत। आप देखिए हम कलकत्ता जाते हैं और दुर्गा पूजा का माहौल होता है तो कितना अच्छा लगता है। हम महाराज जाते हैं और वहाँ पे जो है वो उसका गणेश का पीरियड चल रहा होता है, कितना अच्छा लगता है। ये सारे जो कल्चर्स हैं वो दानिश इकबाल के कल्चर हैं, वो अजहर आलम के कल्चर हैं। और हम और क्या करते हैं ड्रामे में, उसी को इस्तेमाल करते हैं एक आर्ट फॉर्म के तौर पे। लेकिन जरूर अगर मुझे मालूम नहीं कि ये जो आपने बात बताई है या आप मुझे खुशखबरी दे रहे हैं या मतलब आप मजाक कर रहे हैं। सही कह रहा हूँ जो इस तरह की बात है। अच्छा ये बताइए, आपने दास्तान गोई पे काम किया। दास्तान गोई एक अलग ही सिन्फ है, एक अलग ही फॉर्म है, वो अदबी भी है और परफॉर्मिंग आर्ट भी है। आपने जो ये दास्तान गोई किया, दास्तान राम, और साथ में आपने दास्तान बॉलीवुड और दास्तान बागो बहार, दास्तान महाभारत, दास्तान गांधी जी, तो ये दास्तान राधा कृष्ण मैं बहुत ज्यादा बताना चाहूंगा, उसमें मैं बहुत अच्छा लगता है मुझे जी। इसमें क्या है? तो
सिर्फ किस्सा गोई यानी स्टोरी टेलिंग जैसा है, या दास्तान की जो सिल्फ है, जो दास्तान में एक जो उसकी अलामतें हैं जिसको कहते हैं हम, जी 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 सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का होना जरूरी होता है, फैंटासी का होना जरूरी है, और फिर किस्सा दर किस्सा की रिवायत जिसको हम तवालत कहते हैं किस्सा में, उर्दू में, तो वो तो एक अलग पूरा फॉर्म है। मान पूरा लिया फॉर्म कि है। महाभारत, दास्तान महाभारत में आप इस चीज को ला सकते हैं, दास्तान रामायण में भी ले आएंगे, लेकिन दास्तान बॉलीवुड में आप कैसे इस फॉर्म को लाएंगे? दास्तान हाँ देखिए ऐसा है, मेरे नजदीक जो आपने बातें बताई वो सारी बातें सच हैं, लेकिन हम पुरानी दास्तानें पेश नहीं कर रहे। जो मेरा काम है और हमारे साथ जो आर्टिस्ट काम करते हैं, फौजिया हैं मेरे साथ काम करती हैं, फिरोज हैं, फजल हैं, तो ये लोग जो हैं, हमारा जो पूरा रेपर्टुआ है और जो पूरा बॉडी ऑफ वर्क है, वो पुरानी दास्तानें नहीं है। हम नई दास्तानें सुना रहे हैं। तो तो नई दास्तान, नई दास्तान का मतलब ये है कि वो दास्तान किताब में मौजूद नहीं है, वो दास्तान अभी लिखी जा रही है। तो हमारा जो दास्तान का, जिस चीज को हम दास्तान कहते हैं, उसे आप स्टाइल कह सकते हैं, एक स्टाइलाइज्ड फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग, ठीक है, स्टाइलाइज्ड फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो अगर आप पुरानी दास्तानों को देखेंगे तो देखिए वो बहुत ज्यादा शायरी के करीब होती थी, उसमें राइमिंग होती थी, वो मुरस्सा होती थी, मुसज्जा होती थी। जैसे गालिब खत लिखते हैं, न तुम मुजरिम न मैं गुनाहगार, तुम मजबूर मैं नाचार। तो गुनाहगार और नाचार, ठीक है। आप जैसे मैं उसकी शुरुआत सुना रहा हूँ आपको दास्तान राम की, कि साल गुजरे होंगे कमो बेश कई हजार, राजा अवध के थे दशरथ से दी वकार, बातिन में थे फकीर बज़ाहिर थे ताजदार, लागर था जिस्म कई फिक्रों से मिस्ल खार, बच्चा न था कोई तख्त का वारिस न ताज का, शानों पे अब न बोझ संभलता था ताज का, बर्बाद एक उम्र इसी गम में हो गई, पकने लगे थे बाल मुसीबत ये थी नई, चाहत थी आरजू थी रुखे फर्जंद के लिए, वारिस बने जो अपना वो शहजादा चाहिए। अब देखिए ये क्या है, बहुत अच्छा। मैं कहूंगा कि ये बिल्कुल जिस टेक्स्ट को और जिस अंदाज से आपने पढ़ा और जिस मुकफ़ा और मुसज्जा जो जबान की जो बात कर रहे थे, ठीक यही जबान ये फसाना अजायब में इस्तेमाल की गई है। मतलब किसी तरह से एक तुकबंदी रहती है और बोलने में एक तो कहने का मतलब ये कि एक और टेक्निकल बात तो मैं बताना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा आपके साथ और उन सारे लोगों के साथ जो थिएटर करते हैं और जानते हैं, कि देखिए जब एक्टर काम करता है तो क्या वो 60 पेज का ड्रामा या 50 पेज का टेक्स्ट क्या वो याद कर सकता है एक महीने में? आप बताइए मुझे। नहीं कर सकता। बिल्कुल कर सकता है, क्या बात है। नहीं कर सकता है, लेकिन हर एक्टर नहीं कर सकता है। 2 घंटे का एक है यादों के बुझे हुए सवेरे, उसमें 4 कैरेक्टर है। शाहजहां के आखिरी जिंदगी के अयाम, मतलब आखिरी दिन है, और उसकी बेटी जहां आरा है, उसका एक मुलाजिम महमूद है, और दारा शिको है, उसकी रूह आती है। और उस पूरे 2 घंटे के परफॉर्मेंस में शुरू से लेकर आखिर तक शाहजहां के लाइन्स हैं। मैं समझता हूं कि वो 70 सफ़ा का है। उस 70 सफ़ात में 50-55 सफ़ात सिर्फ शाहजहां के मकालमे हैं, और उसे मैंने याद किया और मैं खूब करता। अरे देखिए ऐसा है, देखिए यहाँ पे हम जीनियस लोगों की बातें नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आम लोगों की बातें हो रही है। जी आप मुझे जवाब दीजिए कि आप खुद, आपके साथ तो कम से कम मतलब 30-40 एक्टर्स काम करते हैं। जी तो क्या वो सब ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसमें देखिए छोटा सा जो मेरा पॉइंट है पहले वो समझिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऐसा, तो देखिए लोगों को तो पूरा कुरान फिल्म होता है और उसमें बड़े बड़े टेक्स्ट होते हैं। वो तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंसानी जहन की कैपेसिटीज को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि जो याद करने का प्रोसेस होता है, तो वो एक आपका जो पूरा मेथड है, एक ब्लॉकिंग का और रिहर्सल का और तैयारी का, वो आप करते हैं।
और हम इसमें दास्तान गोई में ये सब कुछ नहीं करते। और दास्तान गो जो हमारे हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं, और दूसरे भी जो हमारे साथ नहीं काम करते हैं, आप ये देखिए कि वो एक साथ 4 दास्तानें, 5 दास्तानें, आज एक की, कल दूसरी करी और परसों तीसरी करी। तो अब यहाँ पे एक सवाल ये है कि वो कैसे याद होता है। तो देखिए, मैं ये आप सबको याद दिलाना चाहूंगा कि आपको कितने डायलॉग याद है कितनी फिल्मों के। तो अगर अब अभी मैं पूछूं अगर आलम साहब से, तो वो कहेंगे कि हाँ वो 10 डायलॉग सुना देंगे, 20 डायलॉग सुना देंगे। लेकिन आप सबको इस बात का एहसास नहीं है कि आपको कम से कम 2000 गाने याद हैं। 2000 गाने याद हैं। आप उन 2000 गानों को सुना सकते हैं, आपको एहसास नहीं है कि आपको याद है, लेकिन आपको याद है। तो अब देखिए, यहाँ पे मैं फर्क करना चाहूंगा कि एक जबान होती है जिसमें म्यूजिक होती है और एक जबान है जिसमें म्यूजिक नहीं होती। जब म्यूजिक होती है, एक लय होती है, तो आपको उसे याद करना आसान होता है। और जब उसमें लय नहीं होती है, उसके अंदर वो जो एक रिद्म है वो नहीं होती है, तो फिर वो एक अलग तरह का चैलेंज होता है, वो एक जिद होती है, तब आ जाती है। ये जो आपने 2000 गाने अगर आपको याद है, क्या आपने कोशिश की थी उन्हें याद करने की? नहीं, वो आपने सुने थे और अंदर उतर गए। तो हम इसी साइकी का, इसी मेथड का इस्तेमाल करते हैं, और यही वजह है कि स्टाइलाइज जो दास्तानगोई की स्क्रिप्ट होती है, उसके अंदर एक लय होती है। हम शायरी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं दो वजूहात की बिना पे। एक तो ये है कि शायरी जो है वो एक अंग्रेजी की टर्म्स अगर हम आप इजाजत दें इस्तेमाल करने की, तो हम कहेंगे कि शायरी में एक जो एस्थेटिक्स है वो बहुत कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एस्थेटिक्स है। मतलब उस एक एक लाइन पे शायर बहुत दिनों तक काम करता है, वो यूं ही नहीं हो जाता, वो एक पूरे प्रोसेस से गुजर के आता है। और हमारी शायरी में अच्छी बात यह है कि जब हम उसे पेश करते हैं तो उसके अंदर एक वाव एलिमेंट आता है, एक मोमेंट आता है जो ड्रामे के क्लाइमेक्स में आता है कि हाँ वाव। तो जो हमारी शायरी है उसका हर शेर में वो एक कॉन्फ्लिक्ट आता है, एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट आता है, तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं। और ये जो राइमिंग है और ये जो अंदाज है, अगर इस तरह से स्क्रिप्ट नहीं लिखी जाएगी तो उसका याद करना बहुत मुश्किल होता है। और एस्थेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्थेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा देखिए, जो जिसे हम कहते हैं पोएटिक एग्जैजरेशन, तो हम पोएटिक एग्जैजरेशन का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे जो शायरी में इस्तेमाल किया जाता है कि जो भी हो तुम खुदा की कसम, लाजवाब हो जो भी, मतलब हाँ चौधरी का चांद हो, ये हमारी ट्रेडिशन है। और जब आप गाना सुनते हैं तो आप ये तो नहीं कहते हैं कि भाई ये बड़ा एग्जैजरेशन हो रहा है, शकील बदायूनी ने याद कर दी यार, ये मोहम्मद रफी सुकून पहुंचाता है दरअसल गाना। जी तो ये तरीका है, और ये तरीका काफी मुश्किल है। देखिए, नॉर्मल टेक्स्ट लिखना, नॉर्मल स्क्रिप्ट लिखना, मतलब वो तो आदमी कर लेता है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत है। और यही वजह है कि बहुत ज्यादा लोग जो है इसे अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो इसको उतनी डिटेल में, जैसे मैं अभी आपसे अर्ज कर रहा हूँ, उसमें नहीं गए हैं। अब उसके बाद आता है कि अगर आपने पढ़ा हो कि उसके अंदर 4, 5, 6 एलिमेंट्स होते हैं दास्तान गोई में। उसमें लार्जर देन लाइफ चीजें भी होती हैं, उसमें वाव एलिमेंट आना चाहिए, उसमें एस्थेटिक्स आना चाहिए, उसके अंदर एक पोएटिक्स होनी चाहिए, और उस सबसे बड़ी बात कि उसके अंदर ग्रिप होनी चाहिए, और लोगों को इंस्पायर करने की मतलब वो होनी चाहिए। तो ये सारे काम काफी मुश्किल है, काफी मुश्किल है, और हम कई बार कर पाते हैं, कई बार नहीं कर पाते। जी, क्या कहा आपने? कई बार उसके साथ इंसाफ कर पाते हैं और कई बार नहीं कर पाते। जैसे मैं मिसाल देना चाहूंगा, मैंने कबीर की दास्तान लिखी, बहुत मेहनत करके लिखी, बहुत स्पिरिचुअल दास्तान लिखी, लेकिन उसके अंदर वो केमिस्ट्री नहीं आ पाई। वजह यह है कि जो कबीर की जबान है उसकी पूरी तरह से समझ नहीं है, और उसे हम बरत नहीं पाए। हम अपनी जबान में कबीर को जब आपको सुनाएंगे या बात करेंगे तो वो बात नहीं। हाँ, कबीर की जो जबान है वो फोक शैली के लिए एकदम मौजू जबान है,
यानी अगर आप फोक प्ले लिख रहे हैं या फोक कहानियों का, जैसे पंडावनी और उस फॉर्म में जो तीजन बाई ये सब करती है, अगर उस तरीके से किया जाए तो वो गजब की अपनी। मैंने लिखने से पहले जब मुझे फरमाइश आई कि आपको लिखना है, मैंने बहुत हाथ पैर जोड़े कि नहीं, मेरे बस का नहीं है, जो आपने मेरे बस सुनाया, का नहीं। अभी जो पैसेज आपने सुनाया दास्तान राम का, तो वो सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था। यानी हम जी उस जबान में एक आला किरदार, जो एक लार्जर देन लाइफ वो किरदार है, तो उसके लिए उस तरह की जबान और वो आना, वो चाशनी मिलती है, और एक समय जो एक अच्छा लगता है। तो जाहिर सी बात है कि मिजाज होता है उस किरदार का या उस जमाने का और उसके। तो इसमें एक बात और करना चाहूंगा कि देखिए, मुझे शायरी नहीं आती और मैं शायर नहीं हूँ, और मैं लेकिन तो मिस्त्री हूँ। शायराना तो अंदाज मैं से क्या करता हूँ, लिखा है मगर दास्तान राम। जी जी, तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि हम शायरों से रिक्वेस्ट करते हैं, कई बार हम दूसरे लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारी दास्तान के लिए उसकी ओपनिंग लिख दें, उसके कुछ अच्छा। पैसेजेस लिख दें। तो हम कोलैबोरेट करते हैं। जयपुर के बकुल देव साहब हैं, बहुत अच्छे शायर। तो जो दास्तान महाभारत है उसमें उनसे दरख्वास्त करके कई पोर्शंस लिखाए गए। जैसे उन्होंने लिखा कि उतनी ही नई बात कि जितनी है पुरानी, और एक रंग है आग इसका, एक रंग है पानी। तो ये जो उसका दायम है इसका असर दरे फानी, मतलब इस तरह से करके उन्होंने उसे लिखा। तो चूंकि मैं शायर नहीं हूँ, इसलिए मैं क्या करता हूँ कि दूसरों की शायरी का इस्तेमाल करता हूँ उस सब्जेक्ट पे। जैसे मिसाल के तौर पे बहुत प्लेजेंट डिस्कवरी हुई मुझे जब मैंने रामायण पे काम करना शुरू किया कि उर्दू में 100 से ज्यादा किताबें लिखी गई, 100 से ज्यादा रामायण मौजूद अलग अलग लाइब्रेरी। और इसी तरह से 125 150 के तकरीब आसपास उर्दू में गीता उर्दू में लिखी गई, और 25-30 जो है महाभारत के लेवल की किताबें भी मतलब मौजूद हैं। तो अब ये सारा क्या है, ये हेरिटेज है हमारा, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको मैं आर्काइविंग इसकी करता हूँ और इसको पढ़ता हूँ और इससे पैसेजेस लेता हूँ, और इस तरह से जो हमारा पास्ट है, जो हेरिटेज है, हम उन्हें ट्रिब्यूट भी पे करते हैं, और हमारी एक कल्चरल कंटिन्यूटी का एक माहौल बनता है। और हम उन शायरों का नाम लेके बाकायदा उन्हें बताते हैं कि ये उन्हीं ने लिखा, ताकि ये न लगे कि ये अभी अभी हम क्रिएट कर रहे हैं, ये कोई ऐसा पौधा है जो गमले में लगा हुआ है। नहीं, ये गमले में नहीं है, ये अमर बेल है, और ये जो है पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है। मतलब ये आंध्रा में भी लिखा गया है, हैदराबाद में लिखा गया है, बीजापुर में लिखा गया है, ये पंजाब में लिखा गया है, ये सूबा सरहद में लिखा गया है, ये लखनऊ में लिखा गया है, ये बंगाल में लिखा गया है। और हम कोशिश करते हैं कि ये जो एक पैन इंडियन मतलब एक हमारे उसका कल्चर का जो एक रूप है वो सामने आ पाए। ये हम इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं करते, लेकिन इनडायरेक्टली जब हम आदमी को सुनाते हैं तो वो इंसान जो है अभिभूत हो जाता है। और जैसे अभी आपने कहा कि एक वाव एलिमेंट आता है, वाह क्या बात है। अच्छा, ये बताइए दिल्ली में अभी उर्दू थिएटर की क्या सूरत हाल है, कैसा है वहां का? देखिए, मुझे मालूम नहीं कि उर्दू थिएटर क्या होता है, तो अच्छा। मैं तो इस सवाल से ही मतलब इत्तेफाक नहीं करता। मतलब मुझे मालूम नहीं कि क्या होता है। देखिए, थिएटर थिएटर होता है, और हर कहानी की अपनी एक जबान होती है, हर कैरेक्टर की अपनी एक जबान होती है। और मैं नहीं जानता कि मैं उर्दू प्ले राइट हूँ कि मैं हिंदी प्ले राइट हूँ, और मेरे हिसाब से उर्दू हिंदी है और हिंदी उर्दू है। और जब के आसिफ साहब ने मुगल आजम का सर्टिफिकेट दिया, स्टेज की जबान हो जाती है जो वहां पे हम मैं तो मिसाल देना चाहूंगा, जो मुगल आजम की मिसाल देना चाहूंगा, जो क्लासिक है, शाहकार है। जब के आसिफ साहब ने सेंसर बोर्ड को लिखा मुगल आजम के लिए, तो उन्होंने क्या जिद की कि वो उर्दू है, उन्होंने कहा कि हिंदी है। क्योंकि देखिए, हिंदी उर्दू है एक्चुअली। आप बताइए, ये जो हिंदी लफ्ज है ये क्या है?
क्या ये उर्दू लफ्ज नहीं है? उर्दू ही लफ्ज है। मतलब आप बताइए, जिस जबान का नाम उस जबान का नहीं है, हाँ, मतलब जी, जी, जी। तो मैं तो देखिए, ये जो फर्क क्रिएट किए जाते हैं, जी, ये मैं इसे मानने को तैयार नहीं हूँ। मेरे हिसाब से सारी हिंदी उर्दू है और सारी उर्दू वो हिंदी। हिंदी है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं अच्छा, एग्री। एक और इस बात के, देखिए ये मैंने एक ऐसी बात कही, तो अब इसका एक सबूत मैं पेश करना चाहता हूँ। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान से मिले जिसने कहा हो कि मैं एक हिंदी की किताब को उर्दू में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, या मैं उर्दू की बहुत मशहूर किताब को हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ? हाँ जी। तो इसका मतलब वो दोनों जबानें एक हैं। जहां पे ट्रांसलेशन मुमकिन होता है, जी। जहां पे ट्रांसलेशन मुमकिन होता है, तब जबान अलग हम कहेंगे। देखिए अच्छा, अभी आगे मैं बढ़ाते हुए बंगाली से ट्रांसलेट करूंगा, इसी बात को मैं मैं आगे। मैं तेलुगु से ट्रांसलेट करूंगा। तो देखिए, ये सिक्के के दो पहलू हैं। आप ज्यादा संस्कृत आमेज वो चीजें एक इस्तेमाल करेंगे, आपको लगेगा आप हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, खुश रहिए। यहाँ पे तो लिसान मेरा पॉइंट तो ये है, देखिए कि हिंदी हिंदी अपने आप में क्या है? हिंदी जी, एक अरबी लफ्ज है, हिंदी एक जी। फारसी लफ्ज है, हुँ, और हिंदी अपने आप में, वर्ड हिंदी इज उर्दू। हुँ। जी, जी। तो इसलिए अब आपके सवाल का हाँ, जवाब देना चाहता हूँ कि आपने पूछा कि थिएटर की क्या हालत है। हुँ। थिएटर की हालत, तो मैंने उससे उर्दू हटा दिया, उससे हिंदी भी हटा दिया। जी, अब मैं थिएटर की हालत अगर आप जानना चाहें तो मैं बताऊं। जी, आप, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ, बताएँ। जी। हाँ, मतलब थिएटर की हालत बहुत अच्छी है और बहुत बुरी है। बहुत दोनों। अच्छी इसलिए है कि बहुत बहुत सारा थिएटर होता है, बहुत जी। सारे सारे ड्रामे होते हैं। और बहुत बुरी इसलिए है कि क्वालिटी का काम नहीं हो पाता है। नहीं हो और बस टूटी टांग का मतलब मामला चल रहा है। लेकिन खुशी की बात यह है कि लोगों के अंदर एक ड्राइव है और एक कल्चरल एक्सप्रेशन की कोशिश है। कोशिश और है। छोटे छोटे बच्चे और छोटी छोटी लड़कियां और बहुत मतलब छोटे छोटे ग्रुप पैसा जमा करके अपनी जेब से, मतलब जैसे कहना चाहिए पेट काट के, जी, मतलब जी। वो लेते हैं ऑडिटोरियम, और जी, उसके जी। बाद आपको बुलाते हैं और टिकटेड नहीं अनटिकटेड शोज करने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब कि हमारी जो नई नस्ल है, नई जनरेशन है, उसके अंदर एक भूख है। उसको जी, पैट्रोनेज नहीं मिल रहा है, उसको जी, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, जी। लेकिन वो कुछ करना चाहते हैं। ये बहुत जी, खुशी की बात। अब आइए कि जो बुरी बातें हैं, थिएटर बहुत महंगा हो गया है। जितने ऑडिटोरियम बनाए गए थे वो सब जो है आपसे 60,000, 70,000, 1 लाख, 1 लाख से ज्यादा रुपए लेना चाहते हैं। हुँ। मान लीजिए मैं सारे टिकट बेच देता हूँ श्री राम सेंटर के, तो मुझको 45,000 रुपए आते हैं। आते हैं, लेकिन जो खर्च आपने किया है आते वो नहीं आ हैं, पाएगा। अगर मैंने सारे टिकट बेच दिए तो मैं 45,000, और मान लीजिए कि मैं बहुत ज्यादा ब्लफ कर दूं, 1,000 का भी टिकट बेच दूं, और हुँ। हालांकि 1,000 का टिकट तो नहीं बेचना चाहिए, लेकिन मुश्किल मान है। लीजिए कि कुछ लोगों को 1,000 का भी दे दूं, तो भी जनरल 50,000, साठ और हजार से 5 ज्यादा नहीं होगा। टिकट्स सेल होते हैं। और आपका जो पहला शो है वो 2-3 लाख रुपए आपके खर्चा हो चुका है। तो वो ड्रामे जिनके 12-15 शोज हो जाते हैं, टिकेटेड शोज हाउसफुल, जी। हुँ, हुँ। वो अपना रिकवर कर लेते ओके। हैं, जो खर्चा रिकवर कर लेते कैसे? हैं। अब ये है कि कुछ ऐसे लकी लोग हैं जिनको मतलब पैट्रोनेज मिलता है, जिनको कोई सरकारी इदारा कह देता है कि आइए हमारे लिए ड्रामा कर दीजिए, तो आपको मालूम है वो क्या देते हैं? वो उनको देते हैं 25,000 रुपए, 35,000 रुपए, 40,000 रुपए, मतलब इससे ज्यादा वो नहीं। और फिर उसमें वो टैक्स भी कट जाता है। मतलब कहने का मतलब ये कि काफी मैंने आपसे अर्ज किया कि ड्रामे की हालत बहुत अच्छी है, जी। और ख्याल है। इंथुजियाज्म बहुत है। और बहुत बुरी इसलिए है कि इश्यूज नहीं आ पा रहे हैं। जो ड्रामे के, क्लासिकल ड्रामे के एलिमेंट्स होते हैं, वो उन ड्रामों में नजर नहीं आते। जो हमने शुरू में बात की थी जी, कि जी। सोफोक्लिस के या मतलब ग्रीक थिएटर के ड्रामों में जो इश्यूज होते थे कि ड्रामा हाईएस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट एंड हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर होता था,
और उसे देखने के बाद जब आप बाहर निकलते थे तो ऐसा आपको लगता था कि आप एक इम्प्रूव्ड इंसान हैं, आपने एक रियलिटी को एक अलग अंदाज से आज देखा। तो ऐसे ड्रामे नहीं होते हैं जहां से वापस आते हुए हम एक बेहतर इंसान बन के लौटे। ये कब, बल्कि अब तो कुछ ऐसे ड्रामे भी हो रहे हैं जो मतलब मीर गालिब और वो सब की एक पैरोडी, और पता नहीं, वो मुझे पसंद नहीं है उस तरह के जो नहीं, वो देखिए उसकी 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 भी बहुत ज्यादा जरूरत है। उसकी बहुत ज्यादा जरूरत ये है कि जो जो अनट्रेन्ड लोग हैं, जो नोविसेस हैं, जो नौसिखिए लोग हैं, मतलब उनको कोई रीजन होना चाहिए उनके पास। और देखिए एक और बहुत बड़ी बात है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो फिल्मों से पूरी नहीं हो पाती। ऐसी बहुत सी आपकी कल्चरल नीड्स हैं जो बहुत अच्छी कॉमेडीज नहीं आ रही आजकल, जो आ रही हैं बहुत भोंडी हैं। तो अगर हम एक मतलब एक लिटरेरी कॉमेडी की कोशिश कर रहे हैं तो ठीक है, मतलब एटलीस्ट कुछ लोगों का ज़ौक़ जो है उससे उससे संवारा जा रहा है। अच्छा, एक आपके ही जो आपका डिटेल्स मैंने देखा है उससे ही एक सवाल है कि आपने एक मकाला पढ़ा है, उर्दू थिएटर एंड नथिंगनेस, द डिलेमा ऑफ बी और नॉट टू बी। तो इस मकाले में कहना क्या चाह रहे थे? इसका मतलब ये है कि मतलब इस मकाले में ये कहा गया है कि जॉन पॉल सार्त्र के फलसफे में जो एग्जिस्टेंशलिज्म में एक नथिंगनेस की कैफियत होती है। नथिंगनेस का मतलब कि मैं कुछ नहीं हूँ, जिंदगी खत्म हो गई है, कोई माने नहीं है जिंदगी के, और मैं वॉइड में हूँ, एब्सोल्यूटिज्म का सामना कर रहा हूँ। तो इसे कहते हैं नथिंगनेस। जब आपके पास कोई होप ना हो, कोई उम्मीद ना हो, आप पूरी तरह से पैरानॉइड हो चुके हो, डायरेक्शनलेस हो, आपको नहीं मालूम कि आपकी जिंदगी कहाँ जा रही है, क्या जिंदगी का कोई मकसद है। तो क्या ये जब आप थिएटर करते हैं तो आप लगातार नथिंगनेस का सामना करते हैं। मैंने शुरू में अर्ज किया था कि अभी हाल के दिनों में मुझे बहुत ज्यादा इम्पोस्टर सिंड्रोम हो रहा था। बार बार अंदर से सवाल आता था कि मतलब क्या भाई, तुम राइटर हो भी कि तुमने बेवजह का एक अजम्पशन पाल रखा है। तो इसीलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि राइटर कहाँ से हूँ, बिकॉज ये बार बार आ रहा है कि मैं एक इम्पोस्टर हूँ। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि नथिंगनेस है। तो अब आइए, यहाँ पे उर्दू की बात नहीं, यहाँ पे उर्दू की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कोई भी अगर थिएटर वाला इंसान है उसे नथिंगनेस होगी। क्योंकि देखिए आपने दिया क्या समाज को। मैंने इतनी बहुत सारी मतलब जो है वो स्क्रिप्ट लिखने की कोशिशें की हैं, और कई बार मैं खुश भी हो जाता हूँ, बड़ा अच्छा है, लोग तारीफ भी कर देते हैं। क्या ये 200 साल के बाद जिंदा रहने वाली चीजें हैं? क्या ये 100 साल के बाद जिंदा रहने वाली चीजें हैं? ये तो वक्त प्रूफ करता है। नहीं है, मैं अभी बता रहा हूँ, नहीं। ये एक वक्ती जरूरत की तकमील कर रही है। जब आप इस बात को आप फील करते हैं तो आपको नथिंगनेस होती है। और उसके बाद जो आपका टाइटल का जो सेकंड पार्ट है, टू बी और नॉट टू बी, आप इस फील्ड में आप रहना चाहते हैं, आप इस फील्ड में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। आपने लिखा डिलेमा ऑफ बी और नॉट टू बी। इसमें और तो आप असल में जो मुझे है कि के जो ड्रामा निगार हैं वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करते हैं अपने आप को। मैंने दूसरी जबान के फिर मैं आपसे कहूंगा कि मतलब क्या हिंदी वाले बेचारे इनसिक्योर नहीं है? बंगला के किसी भी ड्रामा निगार को, जो ड्रामा निगार जिन्हें हम कहें, यूं तो बंगाल में भी बंगला में लिखने वाले हजारों भरे पड़े हैं, लेकिन जो नुमाइंदा ड्रामा निगार हैं वो लोग इनसिक्योर। चलिए मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ, लेकिन पहले आपके सवाल को थोड़ा सा डिकंस्ट्रक्ट करना चाहूंगा। आपने कहा उर्दू के जो ड्रामा निगार हैं, वो इनसिक्योर। तो बताइए कि कौन है? क्यों आप कौन है? मतलब पिछले साल आपने पिछले साल किसका ड्रामा देखा? देखिए, मतलब लोगों ने मतलब
ये एक वहम है, ये एक वहम है कि मतलब प्लेराइट्स मौजूद हैं। देखिए प्लेराइट्स कब मौजूद होंगे, ये एक इकोसिस्टम है। देखिए इकोसिस्टम है। आप जैसे हम शेर को क्यों बचाना चाहते हैं? हिंदुस्तान में जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है, तो उसमें पूरे टाइम बात होती है कि शेर को बचाना है। शेर को बचाने का मतलब है कि हिरन भी बचाया जाए। हिरन को बचाने का मतलब है कि ग्रीन पास्चर्स बचाए जाए, और ग्रीन पास्चर्स को बचाने का मतलब है कि हमें मतलब खेती जो है उस इलाके में नहीं करनी। तो ये क्या है, ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। देखिए जब हम अपने काम में प्राइड लेंगे तब हमें कॉन्फिडेंस आएगा। और हम कैसे प्राइड लें? क्या बंगाल में और मतलब उसमें महाराष्ट्र में, देखिए बंगाली जबान में और मतलब इसमें मराठी जबान में और कोंकणी में और इवन तमिल और किसी हद तक मलयालम में भी जो प्राइमेसी है मतलब उसकी टेक्स्ट की और थिएटर की, उससे आप एक प्राइड लेते हैं बिकॉज आपको जाना जाता है यहाँ पे। और एक और बात, आपको जाना जाता है आपके हल्के में। यहाँ पे ये मैं इतने साल से मतलब काम कर रहा हूँ, मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, उसी यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट है हिंदी का, उसी यूनिवर्सिटी में एक उर्दू का डिपार्टमेंट है। क्या उन दोनों डिपार्टमेंट्स में किसी को मालूम है कि उसी यूनिवर्सिटी में एक साहब हैं जो मतलब जिनके हर हफ्ते कोई परफॉर्मेंस होती है, और सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं होती है, मतलब वो कमर्शियल परफॉर्मेंस होती है और वो लाखों रुपए कमा रहे हैं। मतलब यहाँ पे मैं बहुत ही बुरा राइटर हूँ, लेकिन एक दिन मैंने अपनी बीवी से कहा कि देखिए मैं अपने को बिल्कुल अच्छा राइटर नहीं समझता, लेकिन मैं हिंदी के बहुत, डॉक्टर माहेश्वर मेरे बहुत करीबी दोस्त थे, और अपने प्रमोद सिन्हा साहब मेरे बहुत करीबी दोस्त थे। कमलेश्वर साहब की तो बात नहीं करता मैं कि वो बहुत बड़े इंसान थे, लेकिन मुझे मालूम है कि जब मैं उनके ड्रामे करता था रेडियो पे और एक चेक देता था 10,000 रुपए का या 9,000 रुपए का, तो वो मुझे बताते थे कि पूरे साल जितनी उनकी किताबें बिकी उसकी रॉयल्टी से ज्यादा ये चेक है। आप देखिए, आप समझ रहे हैं मैं पॉइंट क्या आपको सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उससे लिटरेचर, जो मेन स्ट्रीम लिटरेचर है जिसकी बहुत ज्यादा इज्जत है, क्या वो 500 और 1,000 से ज्यादा वो किताबें छप रही हैं? नहीं छप। मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी ने बहुत बड़ा, कोई हिंदी के बड़े विद्वान क्रिटिक हैं और आलोचक हैं, उन्होंने एक किताब लिखी जो 500 छपी, या हम एक तुच्छा सा ड्रामा करते हैं जिसके 2 शो 500 लोग देख लेते। तो अब देखिए एक्सेस देखिए, हम एक दास्तान लिखते हैं, छोटी सी दास्तान महाभारत, जिसे ना करके अब तक हिंदुस्तान में 4-5 हजार लोग जुड़ चुके हैं एक्सेस, और रिटर्न्स आ रहे हैं। हमारे टिकटेड मतलब शोज होते हैं, हमें लोग बुलाते हैं, 50,000 रुपए पेश करते हैं, उससे कम में नहीं हम करते हैं, ठीक है। तो उसके बावजूद दास्ताने महाभारत एग्जिस्ट नहीं करती है उनके रडार पे, हिंदी डिपार्टमेंट या उर्दू डिपार्टमेंट के रडार पे, क्योंकि पता नहीं उन्होंने मतलब क्या पैरामीटर्स लिटरेचर के बना रखे हैं। लिटरेचर वो है जो छपेगा, अगर तो फिर फोक का क्या होगा? क्या फोक कुछ छपा था कभी जिसपे लिखेंगे उस तरह? हाँ, तो देखिए ऐसा नहीं है। हम लोग अपने टूटे फूटे तरीके से जो खिदमत कर रहे हैं, मैं समझता हूँ, देखिए हर आर्टिस्ट, जैसे आप कलकत्ता में काम कर रहे हैं, तो आपकी वजह से एक इकोसिस्टम बना। आप जरूरी नहीं है कि आप बनाट शाह से बड़े मतलब ड्रामा निगार हैं या आप ब्रेख्त से बड़े डायरेक्टर हैं, लेकिन कलकत्ता के कॉन्टेक्स्ट में, कलकत्ता में ब्रेख्त ने जितने लोगों को इंस्पायर किया उससे ज्यादा आपने इंस्पायर किया। तो हमने कितने लोगों की जिंदगी में हम तब्दीली ला पाए, अगर इस हिसाब से प्रैग्मेटिक वे में हम आपकी जर्नी को देखें या प्रैग्मेटिक वे में हम अपनी जर्नी को देखें, तो हाँ, हमने कुछ काम किया। ना करके भी दिल्ली में या मतलब बाकी जगह कम से कम 1,000 या 2,000 ऐसे लोग हैं जिनकी जर्नी जो है हमारे साथ शुरू हुई, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी तरह से। अब हम चले जाएंगे, वो तो रहेंगे दुनिया में, वो इस खिदमत को आगे बढ़ाएंगे। तो जो आर्ट और कल्चर का जो एक इकोसिस्टम होता है,
वो लिटरेचर से काफी अलग होता है, काफी अलग तरीके का होता है। और यहाँ पे देखिए दो दो तरह के हेरिटेज होते हैं, एक टैंजिबल हेरिटेज और एक इनटैंजिबल हेरिटेज। तो ये जो डिपार्टमेंट्स में आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, हम एग्जिस्ट नहीं करते, हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन वहां पेश कर रहे होते हैं तो 5-6 लोग उसे सुन रहे होते हैं, वो देख के बड़ा मजा आता है कि 5-6 लोग वहां पे सुन रहे होते हैं। तो वो टैंजिबल हेरिटेज है। हमारा हेरिटेज जो है वो टैंजिबल नहीं लग रहा है, लेकिन वो है। असल में अब हमारा वक्त काफी हो गया है, 1.5 घंटा हम लोगों ने ले लिया है। ये तो बड़ा जुल्म है। मुझे मालूम है कि देखिए वो लोग जो है बीच में जो शुरू में थे वो जा चुके होंगे और जो बाद में आए हैं वो जाने वाले होंगे, कोई फिक्र की बात नहीं, हम दोनों खुश तो बड़ी कर रहे थे हम लोग। असल में एक चीज जो मुझे एक बात लगती है कि थिएटर वालों के साथ जो हम थिएटर वालों के साथ जो सबसे बड़ी परेशानी हुई है कि जो लोग अमली तौर पे थिएटर से जुड़े हुए हैं उनका लिखने से ताल्लुक बहुत कम होता है, यानी वो क्रिटिक नहीं होते हैं, ना ही थिएटर पे रिव्यूज और वो लिखते हैं। और जो लोग एकेडमिक होते हैं उनका थिएटर की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं होता, ना वो थिएटर देखने आते हैं, ना थिएटर करते हैं, ना ही किसी ग्रुप के साथ एसोसिएट होते हैं। ये जो सबसे बड़ी परेशानी है यही है। चंद लोग हैं, मतलब हिंदी और माफ कीजिएगा, ये कोई परेशानी की बात नहीं है। देखिए यहाँ पे ये उनका लॉस है, ये उनका नुकसान है, हम इस पे अफसोस कर सकते हैं। और देखिए सच्ची बात ये, देखिए हमें मतलब हम क्यों कहते हैं कि ये नुकसान है। देखिए उनका जौक अलग है, वो एक अलग दुनिया में है। मतलब उनका ये है कि मैं समझता हूँ बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उन्हीं ने जैसे ही किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चरशिप ज्वाइन की तो उनकी जिंदगी मुकम्मल हो जाती। बस उसके बाद वो सोएंगे उठेंगे और सोएंगे और उठेंगे और बीच बीच में जो है। तो देखिए हम उन लोगों की बात ही क्यों करें। यहाँ पे ये है कि ड्रामा एक बहुत ज्यादा एनर्जेटिक एक्टिविटी। अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो आप नहीं कर सकते, आप मेंटली फिट नहीं तो आप नहीं कर सकते, अगर आप फिजिकली फिट नहीं है, आप सोशली फिट नहीं है तो आप नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर प्रेजुडिस नाम की कोई चीज है, अगर आपके अंदर इतनी सी नफरत मौजूद है, आप ड्रामा नहीं कर सकते। अगर आप पूरी तरह से इवॉल्व इंसान नहीं है, आप नहीं कर सकते। अगर आप एस्थेटिकली इवॉल्व इंसान नहीं है, आप नहीं कर सकते। क्योंकि ड्रामा और करना और उसे अप्रिशिएट करना ये एक बहुत हायर लेवल की चीज है। तो आप हर इंसान से उसकी तवक्को क्यों कर रहे हैं? मतलब बिल्कुल मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। चलिए, बहुत बहुत दिलचस्प गुफ्तगू रही है आपके साथ। तो नाजरीन, अब इसके साथ ही हम आज का ये सेशन तमाम करते हैं, खत्म करते हैं। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब दानिश इकबाल साहब का कि हमारी दावत पर वो यहाँ आए और इस रंग सफ़र में अपने रंग सफ़र की पूरी दास्तान दानिश से हम लोग आज रूबरू हो पाए। तो इसी के साथ इससे पहले के अगर आलम साहब जो है खुदा हाफिज कह दें और इसको बंद कर दें, मतलब इस फ्रेम को, तो मैं मुनीर नियाजी साहब का एक शेर सुनाना चाहूंगा। मतलब इस वक्त कितने लोग भी हैं और अगर कोई नहीं है तो मतलब बहुत सारे लोग हैं, अभी भी 25-30 लोग हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि मतलब जी वो शेर ये है कि किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते, किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते। तो देखिए ये जो है ये सब यहाँ पे इनके सवालों से मामला नहीं था, ये इशारा इनके सवालों की तरफ से नहीं था। एक्चुअल में क्या है कि ये जो फील्ड है इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि उसके बारे में मतलब आप जब भी आप बात करेंगे वो बात अधूरी रहेगी। और शायद यही खूबसूरती है कि ये बात कभी मुकम्मल नहीं हो पाती और इसीलिए हम कहते हैं द शो मस्ट गो ऑन। तो ये बातें जारी रहें, ये फिक्र जारी रहे, ये सोच जारी रहे, ये बहस जारी रहे
जी। और जी तो नाज़रीन, हमें बड़ी खुशी है कि आपके कमेंट्स बहुत सारे आए हैं और मैं इस वैसे गुफ्तगू वैसे के हो सकता है कि उन लोगों ने कुछ सवाल किए हों, वो जरा देखिए भाई, किसी का सवाल ये मतलब हैं। अगर कोई आप सवाल है तो उसका जवाब तो चाहे देना चाहिए। ये मुझे क्या तो लिखा दिखाई नहीं दे रहे थे। है? अभी दिखाई दिया क्या? यकीन जी साहब का जी, मैं नाम इंफॉर्मेशन नहीं देख पा डिस्कशन, रहा हूँ। हाँ, जी जी मुझे दिख रहा है। ये तो हाँ। सिर्फ तारीफ है, उन्हीं ने कहा कि बड़ा अच्छा डिस्कशन है। अच्छा। जी, कोई सवाल अगर है किसी का तो सलामत रहिए, सलामत रहिए। एक साहब ने कहा सलामत रहिए, ये बहुत अच्छी दुआ आपने दी है इसके कोरोना पीरियड में। सलामत रहिए। फिर बहुत और खूब। फिर एक साहब ने कहा कि अच्छा रहा, फिर एक साहब ने कहा बहुत खूब। जी, कोई और भी सवाल तो अभी बहुत तक नहीं आया। सारे हैं, लेकिन वो ऊपर चले गए हैं, मैं देखूं। हाँ, संजय कुमार साहब कह रहे हैं, संजय कुमार साहब बहुत बड़े क्रिटिक हैं। जी, और जी, बहुत बड़े क्रिटिक का मतलब ये कि इन्हें बहुत शौक है जी। ड्रामों का। और वो कह रहे हैं कि सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या दें। जी, निहायत इंतजार के साथ आला ख्यालात का इजहार किया गया है। तो नवाजिश मोहब्बत आपकी। जी 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 जी। नुमाई खुदनुमाई और के अ, इस दौर में खुद दानिश सराई इकबाल के इस दौर में दानिश इकबाल भाई किस कदर बहुत हम्बल हैं। जी जी जी, कोई शक मोहब्बत नहीं। आपकी, नवाजिश। जी जी। वेलकम दानिश साहब, अजहर साहब। फिर इसका एक मतलब और ये कि आपके सर्किल में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। देखिए कितने अच्छे लोग हैं। ये भाई। उनके लफ्ज़ियात से, उनके मतलब कमेंट से पता चल रहा है कि अच्छे जी, लोगों के आसपास अच्छे लोग ही जमा होते जी, हैं। अभी जी। तक कोई मतलब इस हम्म, थिंकिंग सा कोई जवाब सवाल नहीं आया। दानिश भाई, अच्छा लगा कि आप कितनी ईमानदारी से कह रहे हैं कि मैं एक कमर्शियल राइटर हूँ, मुझे आइडियाज नहीं फोन आते हैं। और फोन आता है, बस ये कितना अच्छा डायलॉग है, आइडियाज नहीं फोन आता है। वाह जी, वाह वाह। ये थिएटर में देह भाषा और अंग मुद्राओं पर दानिश भाई ने बढ़िया बात थैंक यू और थैंक यू। बहुत सारे हैं, बहुत शुक्रिया, ही लाख और बेहतरीन बातचीत। फिर है नाटकता और प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अनुभव, दानिश भाई प्रत्यक्ष आपने अनुभव दानिश अंदाज भाई में, अपने अंदाजे बयां से करा रहे हैं। जी, लेकिन लेकिन डेडलाइन। डेडलाइन में आप नाटक नहीं लिख सकते। नाटक तो उस मस्त मौला जीप की तरह होता है कि हमें पता ही नहीं वो कब हमारे पास आएगा। हाँ, यही तो मैं कह रहा था कि अभी जी, तक कोई ड्रामा नहीं हो पाया अच्छा, और हो जाएगा। एक्चुअली मैंने बहुत से प्लान बना रखे हैं कि जब मैं 150 साल का होऊंगा जी। तब असली काम करें। और अखबार के लिए लिखने जैसा नहीं होता नाटक, नाटक अंदर से आता है। अगर अंदर बिल्कुल से आवाज नहीं आएगी आई तो तो हुई। नाटक और फिर ये क्या है? सही है, बिल्कुल सही चलिए, है, बिल्कुल सही हम है। भी जी जी पता करते हैं, आपने भी हंसा, चाहिए आपको भी हंसी आई। जी जी। तो फिर है तो चलिए कोई कुछ एंटी ड्रामे पर भी रोशनी डाली। ये एंटी ड्रामा अब तो वक्त नहीं है, इसलिए अब दूसरे सेशन में ये बात हो पाएगी। दास्तान ध्रुपद का अंतर। हाँ, जरूर जरूर जरूर, ये बहुत अच्छा है। आई एम सो हैप्पी कि आपने ये बात कही। असल हम्म, में देखिए, जो हमारी क्लासिकल म्यूजिक है उसकी हम्म, कहानी कहीं नहीं गई। तो जी, और मैं म्यूजिक जानता नहीं हूँ, तो आजकल मैं म्यूजिक पढ़ रहा हूँ। मैं हम्म, इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मैं उसकी कहानी कह सकूं। तो जी, ध्रुपद के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो देखिए इंशाल्लाह कभी मतलब जिंदगी ने साथ दिया हम्म, तो एक ऐसी परफॉर्मेंस होगी कि एक इंसान बैठ के आपको सुनाएगा और एक गाएगा। जी, और जी, इस तरह की मतलब हम चीजें कोशिश कर रहे हैं। जी जरूर जरूर, ये हमारा एक ख्वाब है और इट्स इन पाइपलाइन यू कैन से। हमारी जी। रिसर्च जारी है। जी जी, तो बहुत अच्छा। नाज़रीन, हम आपसे यही इजाज़त चाहेंगे और फिर दूसरे दिन हम अपने दूसरे मेहमान के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए शब बख़ैर, खुदा हाफ़िज़। जी। जी, बहुत मेहरबानी नवाज, शुक्रिया बहुत अच्छी गुफ्तगू के लिए।